171 अपरिष्कृत बनना मत सीखो। मिस्टिक मून की राय में मून एम्प्रेस के शिष्य के रूप में लिन युआन के पास कम से कम 9 फे होने चाहिए जो फे गाड़ी को खींच रहे हो। अगर लिन युआन को ज्यादा फे पसंद होते तो 12 फे होना ज्यादा नहीं होता। यद्यपि गाड़ी को खींचने के लिए अधिक उड़ने वाले परियों का उपयोग करने से उसकी उड़ान की गति में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यदि इन परियों में रक्षा क्षमताएं होती तो जितने अधिक परी होते वे गाड़ी की उतनी ही अधिक सुरक्षा कर सकते थे। मिस्टिक मून ने हु क्वान के चेहरे पर भाव देखा और पाया कि हु क्वान इस समय काफी गंभीर था। रहस्यवादी चंद्रमा ने अपना गला साफ किया और फिर पूछा, तो फिर आपके अनुसार गाड़ी खींचने के लिए परियों की कितनी प्रजातियां अधिक उपयुक्त हैं? मिस्टिक मून के शब्दों ने हु क्वान को दिलचस्पी दिखाई। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, अगर आप भव्यता दिखाना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि गाड़ी खींचने वाले फे जितने ऊंचे और दुर्लभ होंगे उतना ही अच्छा होगा। फय की प्रजातियों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हु क्वान की यह बात सुनकर मिस्टिक मून ने उसके साथ आगे संवाद करने का विचार खो दिया। अगर वह गाड़ी खींचने वाले फेयस की नींव दिखाना चाहता था तो उसे उड़ते समय उन्हें एक समान दिखना था। अन्यथा यदि गाड़ी को खींचने के लिए विभिन्न प्रजातियों के उड़ने वाले पक्षी होते तो क्या वह बैठक आनंद को नष्ट करने वाली और अव्यवस्थित नहीं हो जाती? इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि गाड़ी को केवल एक ही प्रकार के फी द्वारा खींचा जाए। इस तरह वह समान प्रजाति के फेये की उड़ान की गति सुनिश्चित कर सकता था। साथ ही समान प्रजाति के उच्च श्रेणी के फेये को उड़ते समय कोई संघर्ष नहीं होगा। फय गाड़ी का मालिक उसे खींचने वाले सभी फय को अनुबंधित नहीं कर सकता था। चूंकि वे अनुबंधित फय नहीं थे, इसलिए उन पर नियंत्रण बहुत कमजोर होगा। यदि परियों की दो प्रजातियां प्राकृतिक शत्रु हों और उड़ते समय उनमें संघर्ष हो, यद्यपि वे परिणाम क्रिएशन मास्टर्स द्वारा प्रशिक्षित हों और कोई गंभीर परिणाम उत्पन्न न करें, तो परियों के बीच टकराव को शांत करना बहुत ही परेशानी भरा काम होगा। अगर दुर्लभ परिगाड़ी को खींचती है, तो यह भव्यता को दर्शाता है। अगर एक उच्च श्रेणी के सॉफ्ट शेल टर्टल फे को, जो उड़ना जानता है, एक उच्च श्रेणी के स्नेक फॉय के साथ जोड़ा जाता है जो उड़ना जानता है, तो क्या यह आकाश में काले कछुए की तरह नहीं होगा जो लोगों से कह रहा है कि उन्हें आपकी परी गाड़ी को 10 अंक देने चाहिए? यह तो बहुत अपरिष्कृत था। हु क्वान के शब्दों को सुनने के बाद मिस्टिक मून ने चंद्र महारानी को यह बताने में और भी दृढ़ता दिखाई कि लिन युआन के पास अपनी परी गाड़ी के लिए उपयुक्त उड़ने वाले परी नहीं है। साथ ही वह थोड़ा चिंतित भी था। क्या लिन युआन इस वर्ग 5 आत्मा शिल्पकार के साथ रहकर अपरिष्कृत हो जाएगा? यह सचमुच विचार करने लायक प्रश्न था। हु क्वान अभी भी एक फी गाड़ी बनाने के सुंदर विचार में उलझा हुआ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि मिस्टिक मून ने उसे अपरिष्कृत करार दिया था। वास्तव में अगर हु क्वान को इस बारे में पता चलता तो वह बहुत रोता। हु क्वान का जन्म जमीनी स्तर पर हुआ था। उसने यह कहने की हिम्मत की थी कि वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी और दुर्लभ धातुओं से भरे कैरेज का मुख्य भाग बनाएगा, क्योंकि वह जानता था कि लिन युआन के पास ये आध्यात्मिक सामग्रियां हैं। यदि लिन युआन ने इस अवधि के दौरान हु क्वान के क्षितिज को व्यापक नहीं किया होता तो उसने कभी भी फी गाड़ी जैसी चीज के बारे में नहीं सोचा होता। हु क्वान को दोष नहीं दिया जा सकता। जब हु क्वान वास्तव में कक्षा 5 का आत्मा शिल्पकार बन गया तो उसकी स्थिति और स्तर की पदोन्नति के बाद स्वाभाविक रूप से उसके क्षितिज व्यापक होंगे। मिस्टिक मून ने अपना सिर घुमाया और लिसन की तरफ देखा, जो बगल में खड़ा था। उसके साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद मिस्टिक मून को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि लिसन की कूटनीतिक प्रतिभा वेन यू की रणनीतिक प्रतिभा से कमतर नहीं थी। लिन युआन के पास वास्तव में आंतरिक और बाहरी सहायक थे, ठीक उसी तरह जैसे चंद्र महारानी के पास मिस्टिक मून और कोल्ड मून थे। अगर कोल्ड मून और लिसन की बाहरी प्रतिभाओं की तुलना एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल से की जाए, तो कोल्ड मून का सपोर्ट करने का तरीका सबसे पहले उन सभी चीजों को मारना था जो उसकी टीम को खतरे में डाल सकती थी। वह सपोर्ट करने के लिए इस तरह के हार्डकोर दृष्टिकोण का इस्तेमाल करती थी। दूसरी ओर लिसन अपनी टीम के सभी शत्रुओं को अपने लोगों में बदल देगा। वह समर्थन के लिए सॉफ्ट कोर दृष्टिकोण का उपयोग करेगा। इस तरह की सहायता पद्धति के पक्ष और विपक्ष दोनों थे, लेकिन लिन युआन ने फलों को धोने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसने उन्हें फलों की प्लेट पर रखा और कुछ फलों के कांटों के साथ उसे बाहर ले गया। लिन युआन के साथ कुछ देर बैठने के बाद मिस्टिक मून चला गया। इस समय लिविंग रूम में केवल लिन युआन, लिसन और हु क्वान ही बचे थे।
लिन युआन गंभीर हो गया और बोला, सुनो, तुम्हारा लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी भी वैसे ही चलेगा जैसा वह है। जब लिन युआन की बातें सुनी उन्होंने सिंह तो उन्होंने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता से जवाब दिया, यंग मास्टर, मैं इस बार अपने साथ सभी 11 स्रोत प्रकार की वस्तुएं लाया हूं, लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैंने आपके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार ये सभी स्रोत प्रकार की वस्तुएं अब आपकी हैं, यंग मास्टर। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं पिछले समझौते के अनुसार अभी भी केवल 6 स्रोत प्रकार की वस्तुएं ही लूंगा। शेष 5 स्रोत प्रकार की वस्तुएं लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा संसाधन हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह अपनी वर्तमान स्थिति में बना रहे? जब लिसन ने यह सुना तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में विकसित हो। लिन युआन ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। हालांकि लिसनिंग में कूटनीति की बहुत ही असाधारण प्रतिभा थी, फिर भी वह अनुभवहीन था। आखिरकार वह हमेशा लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहा था। उन्हें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता थी ताकि वे समझ सकें कि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स महज एक बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहीं अधिक हो सकता है, या फिर उन्हें केवल लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। चूंकि आपने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से मेरे प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं इसमें अपने संसाधनों का पहला बैच लगाऊंगा और आपको वही सामान दूंगा। सुनो, जानता था कि लिन युआन ने अभी बोलना समाप्त नहीं किया था। वह गंभीरता से लिन युआन के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। साथ ही वह उन सामानों के बारे में भी उत्सुक था जिनका लिन युआन ने उल्लेख किया था। उस समय लिन युआन ने मुड़कर हु क्वान को देखा और फिर कहा, अंकल हु, जब आप कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन जाएंगे तो एक निर्माण टीम ढूंढें और उन्हें हवेली के पीछे खुले स्थान में गिल्ड क्लब का आधार बनाने दें। हु क्वान ने पूरी जिम्मेदारी संभाली और जवाब दिया, लिन युआन, चिंता मत करो। जब मैं क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन जाऊंगा तो जब तक मैं ऐसा कहूंगा, निर्माण टीमें हमारे लिए गिल्ड क्लब का आधार बनाने के लिए दौड़ पड़ेंगी। लिन युआन ने कहा, अंकल हु, पहले एकत्र की गई पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी के टुकड़ों का पाउडर अब काम आ सकता है। जैसे ही हु क्वान ने यह सुना, उसे इसका मतलब समझ में आ गया। केवल वे लोग ही जो कुछ नींव रखते हैं, वे पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी जैसी दुर्लभ चीजें खरीद सकते हैं। इस प्रकार पूर्णतया जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर से बने सामान और बर्तन उन लोगों के लिए विलासिता बन गए थे जिनकी रेडियंस फेडरेशन में गहरी पैठ नहीं थी। उनमें से किसी को भी लगभग 10,000 रेडियंस डॉलर की ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। हुक्वान की राय में लिन युआन ने कहा था कि वह लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो संसाधन लगाएंगे वे पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर से बने होने चाहिए। हु क्वान कुछ देर तक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस दूर से लौट कर आए इस हवेली में ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बाहरी दुनिया से अलग था। बाहरी दुनिया में जो चीजें मिलना मुश्किल था, उन्हें इस दूर से लौट कर हवेली में कचरे की तरह समझा जाता था और गोदाम के अंदर सिर्फ धूल ही जमा हो सकती थी। सुनो, एक चतुर व्यक्ति था। उसने अनुमान लगाया कि लिन युआन उनकी बातचीत से क्या संसाधन देने जा रहा था। बहुत खुश था। दरअसल लिसन के संचालन की बदौलत सामान का यह बैच अकेले ही लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए स्टार वेब पर अपने पहले से मौजूद ऑनलाइन संसाधनों को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। इससे लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने ऑफलाइन संसाधनों में गुणात्मक छलांग लगाने का मौका भी मिलेगा। इससे लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उज्जवल भविष्य को देखने का मौका मिला। लिन युआन जैसे बड़े पेड़ द्वारा समर्थित होने के बाद लिसन को भविष्य में उसके और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ अन्य गुटों द्वारा की जाने वाली साजिशों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यह एक अलग बात थी कि लिन युआन उनमें और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निवेश करने को तैयार था। लिसन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त होगा। जब उसने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिन युआन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। लिसन ने इच्छा शक्ति ऋण की शपथ ली थी और लिन युआन का व्यक्ति बन गया था, इसलिए वह विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन जब उसने शपथ ली थी तो वह वास्तव में असहाय भी था। हालांकि अब लिसन को अपनेपन का एहसास हो रहा था। साथ ही वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। एक बड़े पेड़ पर निर्भर होने का यह एहसास सचमुच बहुत बढ़िया है।
लिन युआन ने लिसन के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखा और थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, सुनो, क्या अब तुम सोचते हो कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स केवल एक बड़े चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स में विकसित हो सकता है? लिन युआन के शब्दों को सुनकर लिसन ने जल्दी से उत्साह से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि अगर लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर से बने वस्तुओं को तैनात करता है, तो मुझे यकीन है कि यह एक उभयगुट के रूप में विकसित होगा। लिसन ने इन वस्तुओं को कैसे तैनात किया जाए, इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे संसाधन जिनकी बाजार में कमी थी, लिसन के लिए पैसे कमाने और कनेक्शन मजबूत करने के लिए अच्छे थे। ऐसी अच्छी चीजों का इस्तेमाल वहां किया जाना था जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लिसन को यह भी पता था कि लिन युआन उसे इतनी अच्छी चीजें नहीं देगा। हालांकि जब तक ऐसी वस्तुओं की संख्या कम थी, लिसन को भरोसा था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को अगले स्तर तक ले जाने में सक्षम होगा। लिन युआन ने फिर से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिसन को अभी भी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के ढांचे से बाहर आना बाकी है। इसलिए उसने कहा, लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा अगर आपको कुछ अन्य संपत्तियों का समन्वय करना होता, तो आपको लगता है कि आप कितना समन्वय कर सकते हैं? लिन युआन के शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जिसने लिसन के दिल पर वार किया। इसने लिसन के दिल को जकड़ने वाली जंजीरों को तोड़ दिया था, जिससे अदृश्य जंजीरें इंच इंच टूटती चली गईं। इसने लिसन के दिल में मौजूद जानवर को भी बाहर निकाल दिया था। लिसन की आंखों में दो महत्वाकांक्षी लपटें चमकने लगती हैं। मेज के नीचे उसकी मुट्ठियां पीली पड़ गई थीं, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, मैं जितना संभव है उतना समन्वय कर सकता हूं। लिन युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, चूंकि आप जितनी भी संपत्तियां हैं उनका समन्वय कर सकते हैं, अनादत्ते हैं, तो आप सबसे पहले लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को मेरे सामने उभरते हुए गुट में विकसित करेंगे। भले ही लिन युआन की नजर केवल लिसन की प्रतिभा और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के रूप में कार्य पर ही थी, लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के साथ बुनियादी आपूर्ति जो लिन युआन को सामान्य रूप से चाहिए होती थी, उसे केवल लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स से ही लेने की आवश्यकता होगी। इससे लिन युआन को बहुत परेशानी से बचाया जा सकता था और लिन युआन के विकास के लिए बुनियादी संसाधनों को अब स्टार वेब से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी। अब जबकि लिन युआन के गुट के पास वाणिज्य कक्ष था, एक तरह से लिन युआन इस समय बुनियादी आपूर्ति के लिए एक चैनल बन गया था। इससे लिन युआन के गुट के विकास को बाद में बड़ी सुविधा प्राप्त हुई। हालांकि चूंकि लिन युआन ने पहले लिसन के बारे में बहुत सोचा था, इसलिए बाद में लिन युआन को पर्याप्त लाभ पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा यदि लिन युआन संसाधन लगाता है, तो यह बत्तख और ड्रेक खेलने के बराबर होगा। यदि वास्तव में ऐसा हुआ, तो यह साबित हो जाएगा कि लिन युआन द्वारा लिसन और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निष्ठा को स्वीकार करना एक गलती थी। इस समय लिसन की आंखों में महत्वाकांक्षा की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो रही थी। लिन युआन के शब्दों ने उस महत्वाकांक्षा को उजागर कर दिया जो लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कारण लिसनिंग के अंदर बंद थी। अब जब यह महत्वाकांक्षा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी, लिन युआन लिसन की महत्वाकांक्षा से उत्पन्न लड़ाकू भावना को महसूस कर सकता था। लिन युआन को लिसन की महत्वाकांक्षा बहुत प्रशंसनीय लगी। लिसन की महत्वाकांक्षा जितनी अधिक प्रज्वलित होती, लिन युआन के लिए यह उतना ही अधिक लाभदायक होता। लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिन युआन के निजी गुट स्काई सिटी के तहत केवल धूल का पहला कण था। चूंकि यह धूल का कण स्काई सिटी का था, तो क्यों न इस धूल के कण से शुरुआत की जाए, ताकि अधिक धूल सोख ली जाए और एक भयंकर धूल भरी आंधी पैदा हो जाए। सुनो ने गंभीरता से कहा, युवा स्वामी, मैं इसे 1 वर्ष के भीतर आपको दिखा दूंगा। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, 1 साल बहुत लंबा समय है। मुझे लगता है कि 6 महीने का समय पर्याप्त है। ऐसा कहने के बाद लिन युआन ने लिसन की परवाह नहीं की, जो स्पष्ट रूप से उसके शब्दों से घबरा गया था। इसके बजाय उसने हु क्वान को देखा और पूछा, अंकल हु, अगर आप लोगों को पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी से ये वस्तुएं बनाने के लिए कहें, तो हर दिन कितनी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? यह सुनकर हु क्वान ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, अगर मैं लोगों को यह काम करने के लिए कहूं, तो मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय उत्पाद बनाना बेहतर होगा। मैं उन्हें बनाने के लिए क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन ढूंढूंगा। आपके पास जो पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी के टुकड़े हैं, उन्हें आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। तो अगर मुझे 20 क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन मिलते हैं, तो हर दिन छोटी और बड़ी वस्तुओं का योग 200 टुकड़े हो जाएगा। लिन युआन स्वाभाविक रूप से हु क्वान को पूरी तरह से
जेड बनावट वाली लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी के साथ मिश्रित वस्तुओं को बनाने के लिए नहीं करने देगा। यह हु क्वान के लिए अखरोट तोड़ने के लिए एक हथौड़े का उपयोग करने जैसा था। वह अपनी मदद के लिए क्लास 3 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन ढूंढ सकता था। हु क्वान के शब्दों ने लिसन की पिछली चिंता और घबराहट को पूरी तरह से गायब कर दिया। अगर हर दिन पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी के पाउडर से बनी 200 वस्तुएं बनाई जाती, तो एक महीने में ये 6000 टुकड़े हो जाते। सभी आकारों की 6000 वस्तुओं के टुकड़े पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर के साथ मिश्रित होंगे। बाजार में कमी के अनुसार उन्हें 60 करोड़ रेडियंस डॉलर में बेचना कोई समस्या नहीं थी। आधे साल में 6 महीने होते हैं और यह 360 करोड़ रेडियंस डॉलर होगा। लिन युआन के 360 करोड़ रेडियंस डॉलर डॉलर के संसाधन मूल्य को देखते हुए लिसन को लगा कि अगर वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक उभरते हुए गुट में विकसित नहीं कर सका, तो वह बहुत बेकार होगा। ध्यान से गणना करके सुनो। यदि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया, तो लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास 3 महीने से अधिक समय में एक उभरता हुआ गुट बनने के लिए पूंजी हो सकती है। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स संसाधनों और बड़ी मात्रा में रेडियंस डॉलर के साथ एक अनुभवी गुट के रास्ते पर जा सकता है। वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम करने के लिए स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को लेने के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। लिन युआन ने एक बार फिर लिसन की ओर देखा और पूछा, क्या 6 महीने पर्याप्त हैं? सुनो ने जल्दी से उत्तर दिया, युवा मास्टर, मुझे यकीन है कि मैं आपके द्वारा दिया गया कार्य 4 महीने के भीतर पूरा कर सकता हूं। लिन युआन ने उसे जानकारी देने के बाद लिसन हवेली से चला गया। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रॉयल कैपिटल में चला गया था और लिसन के पास अभी भी बहुत सारे काम थे। हु क्वान भी कान से लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को अनुबंधित करने के लिए अपने कमरे में लौट आया था। वह इसे अपनी इच्छा शक्ति रून के साथ विलय करने की जदी में, ताकि यह एक काल्पनिक नस्ल का फी बन सके। जिस क्षण वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड एक काल्पनिक नस्ल का प्राणी बन गया, हु क्वान एक सच्चे वर्ग 5 आत्मा शिल्पकार में बदल गया। उस समय हॉल में केवल लिन युआन ही बचा था। वह जीनियस को पकड़े हुए अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार था। अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लिन युआन को लगा कि रेड थॉर्न, जो हमेशा पत्ती के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में रहता था, ने एक आईनी जीवन रूप खा लिया था और अचानक एक उत्परिवर्तन से गुजरा था। युआन ने रेड थॉर्न की मानसिक प्रतिक्रिया को महसूस करने के बाद तुरंत अपनी नजर अपनी छाती के सामने पत्ती के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स पर घुमा दी। जैसे ही लिन युआन ने पत्ती के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में स्थिति को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, उसने देखा कि रेड थॉर्न आयामी जीवन रूपों के मांस को पचा रहा था। इसका त्याग मुख एक कांपती हुई भट्टी के समान था, जिसमें आयामी जीवन रूपों के मांस को विघटित करते समय ध्वनियां भी आ रही थीं। रिलिंक्विश के मुख में रिलिंक्विश की जीभ ने आयामी जीवन रूपों के मांस के लिए एक विशेष एसिड का स्राव किया और यह सुनिश्चित किया कि रिलिंक्विश का मुख एक मांस भक्षण भट्ठी कभी भी अतिभारित नहीं होगी। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी माउथ ऑन ऑफ रिलिंक्विश के ऊपर बड़े मांस जैसे फूल पर आराम से लेटी हुई थी। समय समय पर वह एसिड निगलने वाले लार्वा को बाहर निकालती थी, जो उसने अपनी सोने की क्षमता के माध्यम से माउथ ऑन ऑफ रिलिंक्विश के अंदर बनाए गए छत्ते से बनाया था। तभी एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी फड़फड़ाई। एसिड निगलने वाले लार्वा को एक भेंट की तरह लाल कांटों के त्याग के विशाल खुले मुंह में ले गई। यह ऐसा था जैसे कोई नौकर रानी को खजाना भेंट कर रहा हो, लेकिन रानी ने खजाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, न ही उसने कोई प्रतिक्रिया दिखाई। फिर भी एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी इससे खुश थी और उसने माउथ ऑफ रिलिंक्विश के मांस जैसे फूल पर नृत्य किया। लिन युआन अपने माथे को थामे बिना नहीं रह सका। जब से एसिड कोरोजन मधुमक्खी ने बड़े घर में रहना शुरू किया था, तब से वह रेड थॉर्न की इतनी चापलूसी कर रही थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रेड थॉर्न की उपस्थिति की मोटे तौर पर जांच करने के बाद पाया कि रेड थॉर्न की उपस्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लिन युआन ने अपनी हवेली के बड़े लिविंग रूम को देखा और रेड थॉर्न को बुलाया। बुलाया गया लाल कांटा एक अजीब घिनौना और सुंदर विशाल कद्दू के आकार का गोला था। उस पर त्याग के दर्जनों मुंह खुले हुए थे। त्याग की जीभ त्याग के मुख में हिलने लगी।
जिससे त्याग के मुख को बचा हुआ भोजन पचाने में मदद मिली। 60 डरावनी आंखें आंखें समय समय पर झपकती थीं और हर बार एक अजीब चमक दिखाई देती थी। रेड थॉर्न की संक्षारक गुहा पर 12 बेकार फूल, जो लगभग 1 मीटर बड़े थे, बहुत खूबसूरत थे। जब लिन युआन ने रेड थॉर्न को बुलाया और उसका ध्यान विशाल 1 मीटर लंबे फूल आया, तो उसने देखा कि रेड थॉर्न के स्वरूप में परिवर्तन कहाँ हुआ था। पहले इन 12 बड़े लाल फूलों का कोई एक उद्देश्य नहीं था। इन फूलों का एकमात्र मूल्य रेड थॉर्न के दृश्यों को बढ़ाना था। साथ ही रेड थॉर्न इन 12 फूलों के आधार पर एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह ध्वनियां बना सकता था। अप्रत्याशित रूप से इन 12 बड़े लाल फूलों के बीच की पंखुड़ियों की परतों पर कई धागे जैसी झिल्लियां उग आई थीं। ऐसा लग रहा था मानो बड़े लाल फूल आमतौर पर गहरे लाल रंग के गिल्स की लगभग 100 पंखुड़ियों से बने हों। लिन युआन को अंततः पता चल गया कि रेड थॉर्न ने अचानक पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता क्यों समझ ली थी, और वह एक उभयचर स्रोत का जीवन रूप क्यों बन गया था, जो केवल जमीन पर ही खिल सकता था। वे 12 बड़े लाल फूल अब इस आकार में थे कि रेड थॉर्न को पानी के नीचे जीवित रहने में मदद मिल सके। जब लिन युआन ने पहले पत्ती के आकार के डायमंड पे स्टोरेज बॉक्स को देखा था, तो उसने पाया था कि अंदर रखे पानी के नीचे के आयामी जीवन रूपों के मांस के बीच सोने के सभी गायब हो गए थे। वे रेड थॉर्न के 12 बड़े फूलों के परिवर्तनों के साथ संयोजन में थे। यह कल्पना की जा सकती है कि इन पानी के नीचे के आयामी जीवन रूपों को खाने और सोने के मांस को पचाने के बाद रेड थॉर्न में एक उत्परिवर्तन हुआ था। उस समय लिन युआन के दिमाग में मॉर्बियस की आवाज गूंजी, युआन, यह बहुत अच्छी बात है कि रेड थॉर्न अपने उत्परिवर्तन के कारण पानी के नीचे सांस ले सकता है। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह रेड थॉर्न के उत्परिवर्तन से भी बहुत आश्चर्यचकित था। उसके पास कभी ऐसा कोई परी नहीं था जो पानी के नीचे लड़ सके। हालांकि स्पिरिट ड्राइंग इचथियोसौर एक जलीय परी था, लेकिन ब्लैकी लड़ नहीं सकता था। यह एक सहायक प्रकार का जलीय जलीय परी था, जो आध्यात्मिक शक्ति को पुनः भरता था। लेकिन अब चूंकि रेड थॉर्न पूरी तरह से उभयचर जीवन रूप में परिवर्तित हो चुका था, इसलिए वह पानी के अंदर भी वही ताकत दिखा सकता था जो वह जमीन पर दिखाता था। रेड थॉर्न के फूलों का समुद्र पानी के तल पर फैला हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से पानी के शरीर को नियंत्रित कर सकता था। इस तरह के उत्परिवर्तन ने रेड थॉर्न के रणनीतिक महत्व को बहुत बढ़ावा दिया। उसी समय लिन युआन भी पानी के नीचे के आयामी जीवन रूपों के मांस की महानता पर गुप्त रूप से हैरान था। जिस प्रकार रेड थॉर्न ने विदेशी कीटों और रसातल आयामी जीवन रूपों के मांस को खाया था, उनमें से एक ने रेड थॉर्न के शरीर में अम्लीयता बढ़ा दी, जबकि दूसरे ने आग के प्रति प्रतिरोध और मुरझाने की क्षमता बढ़ा दी। हालांकि पानी के नीचे के आयामी जीवन रूपों मांस ने थॉर्न के लिए लड़ाई का एक नया क्षेत्र खोल दिया। मॉर्बियस के शब्दों को अपने मन में सुनकर लिन युआन ने कहा, दुर्भाग्य से पत्ती के आकार के डायमंड फेयर स्टोरेज बॉक्स में पानी के नीचे के आयामी जीवन रूपों का मांस बहुत कम है। बोलते समय लिन ने रेड थॉर्न की गिल जैसी पंखुड़ियों को छुआ। लिन युआन ने ध्यान से जांच की तो पाया कि गिल जैसी पंखुड़ियां केवल बाहरी परत पर ही दिखाई दे रही थीं। भीतरी परत की कई पंखुड़ियां अभी भी पहले जैसी ही थीं। स्पष्ट रूप से रेड थॉर्न की पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता को पूरी तरह से सफलतापूर्वक उत्परिवर्तित नहीं किया गया था। उसे अभी भी गोल्ड अंडरवाटर डायमेंशनल जीवन रूपों का अधिक मांस खाने की आवश्यकता थी। लिन युआन ने लाल कांटे को फिर से बुलाया और उसने तुरंत कांटों रहित बेल को एक बेल की कुर्सी में बुन दिया। रेड ने अपनी बेल को नियंत्रित किया और लिन युआन के नितंबों के नीचे बेल की कुर्सी को भेजा। लिन युआन को बैठने का संकेत देने के लिए उसने 2 बार हिलाया भी। उसी समय उसके 12 बड़े फूल एक साथ खिले। लेकिन इस बार लिन युआन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रेड थॉर्न के फूलों से उत्पन्न ध्वनि उसके अपने नाम की तरह लग रही थी। तभी उसे लगा कि रेड थॉर्न उसे आत्मसंतुष्ट कर रहा है। यह बिल्कुल उस 8 साल के बच्चे की तरह था जिसने परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए हों और अपने पिता से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हो। लिन युआन बहुत खुश था कि रेड थॉर्न वास्तव में अपनी गिल जैसी पंखुड़ियों के माध्यम से उसके नाम की आवाज निकाल सकता था। इसका मतलब था कि रेड थॉर्न अस्पष्ट रूप से एक भाषा सीख सकता था। ऐसी क्षमता के प्रथम लक्षण के साथ, जब तक उसे सब सिखा दे, रेड थॉर्न एक समयावधि के बाद लिन युआन के साथ जीनियस की तरह संवाद कर सकता था। लिन युआन के सभी परियों में से सबसे बुद्धिमान निस्संदेह मॉर्बियस था, उसके बाद जीनियस, उसके बाद चिमी, और रेड थॉर्न के बीच चिमी की बुद्धि अधिक होनी चाहिए। हालांकि
चिमी अब भी बोल नहीं सकता था। उसकी गाने की क्षमता तोते की शब्द सीखने की क्षमता से बहुत मिलती जुलती थी। अपनी गायिका बर्ड की प्रतिभा के कारण चिमी को कोई धुन जल्दी याद आ जाती थी और फिर वह उसे याद करके गाता था। हालांकि लिन युआन का मानना था कि जब तक चिमी की ग्रेड और गुणवत्ता में सुधार होगा, तब तक उसे बोलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक पौधे के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के रूप में रेड थॉर्न में इतनी उच्च बुद्धिमत्ता हो सकती थी जब वह सिल्वर फैंटेसी आई पर था। इसका संबंध एंडलेस समर के एनलाइटनमेंट विल पावर रून से प्राप्त ज्ञान से था। दूसरी ओर लिन युआन की राय में इसे रेड थॉर्न द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके से संबंधित होना चाहिए। रेड थॉर्न ने भारी मात्रा में मांस ऊर्जा को अवशोषित करके विकास किया, जो उसकी बुद्धि के विकास को गति दे सकती थी। यह कुछ हद तक मानव विकास के इतिहास जैसा था। मैंने वास्तव में मांस खा के सभ्यता का विकास करना शुरू किया और शाकाहारी से सर्वाहारी बन गया। एक तरह से मांसाहारी होना शक्ति थी। बेशक, लिन युआन ने अपने मन में एक और वाक्य जोड़ा, मांस के लिए सुअर का मांस खाना सबसे अच्छा है, और यह अंकल ली द्वारा बनाया गया ब्लैक बैक माउंटेन सुअर का मांस होना चाहिए। लाल कांटे की प्रशंसा की तत्काल आवश्यकता को महसूस करते हुए लिन युआन उसकी कुर्सी पर बैठ गया और उदारतापूर्वक उसकी प्रशंसा की। रेड थॉर्न ने रेड थॉर्न कमाल है, तुम मेरा नाम इतनी जल्दी पुकार सकते हो। रेड थॉर्न सबसे चतुर है। रेड थॉर्न जैसे जीव के साथ व्यवहार करना, जो कि 8 वर्ष के बच्चे की बुद्धि के समान था, वास्तव में उस आयु के मानव बच्चों से भिन्न नहीं था। रेड थॉर्न अपनी श्रेष्ठता दिखा रहा था, तो लिन युआन को लगातार प्रोत्साहन और स्वीकृति देनी पड़ी। इससे रेड थॉर्न को भविष्य में बात करना सीखने में और अधिक प्रेरणा मिलेगी। लिन युआन की प्रशंसा सुनकर रेड थॉर्न के 12 बड़े फूल खुशी के कारण 1 मीटर से 1.2 मीटर तक बढ़ गए। यदि आप पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप मुझसे उसी तरह बातचीत कर सकेंगे जैसे जीनियस मुझसे बातचीत करता है। रेड थॉर्न के 12 बड़े फूल वास्तव में एक पल के लिए कांप उठे। यह स्पष्ट रूप से रेड थॉर्न द्वारा अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करके यह दिखाने के लिए था कि उसने लिन युआन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वह काफी दिलचस्पी रखता है। लिन युआन ने फिर से रेड थॉर्न की प्रशंसा की। जब रेड थॉर्न ने सीखने की इच्छा दिखाई, तो समय पर आभार प्रकट करना महत्वपूर्ण था। उस समय जीनियस लिन युआन के आलिंगन से निकलकर बड़े फूलों में से एक पर कूद गया और बोला, लाल कांटा, मैं तुम्हें हर दिन पढ़ना भी सिखा सकता हूं। रेड थॉर्न और जीनियस के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। जब रेड थॉर्न ने जीनियस की बात सुनी, तो उसने अपना शरीर घुमाया और जीनियस के साथ खेलने के लिए बड़े फूल का इस्तेमाल किया। मॉर्बियस ने अचानक लिन युआन के दिमाग में बात की। युआन, स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल रेड थॉर्न के लिए अप्रभावी है। अगर रेड थॉर्न अच्छी तरह से विकसित हो सकता है, तो हम समुद्र क्षेत्र का पता लगाने में सक्षम होंगे। समुद्र से कुछ दुर्लभ संसाधन प्राप्त करेंगे। लिन युआन को लग रहा था कि रेड थॉर्न में पहले से ही सिल्वर फैंटेसी फे की ताकत थी। उसने कहा, मुझे यह प्रयोग करना होगा कि क्या रेड थॉर्न के रेमेट पानी के नीचे जीवित रह सकते हैं। अगर वे जीवित रह सकते हैं, तो उथले समुद्री क्षेत्र का पता लगाना संभव है। इसके बाद लिन युआन ने जीनियस को उस विशाल फूल से उतारकर सोफे पर रख दिया और कहा, जीनियस, यहीं मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस आऊंगा, तो तुम्हें सोने के लिए ऊपर ले जाऊंगा। जीनियस ने मियाऊओं की आवाजें निकाली और अपने छोटे से सिर को लिन युआन के हाथ पर रगड़ने लगा। लिन युआन अपना था, इससे पहले कि वह रेड थॉर्न को वापस डायमंड ग्रेड फे स्टोरेज बॉक्स में रख देता। हवेली से बाहर निकलने के बाद लिन युआन हवेली के बगीचे के भीतर मानव निर्मित झील की ओर चला गया। जब वह मानव निर्मित झील की ओर बढ़ रहा था, तो उसने डायमंड ग्रेड फे स्टोरेज बॉक्स से पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी लिन युआन के हाथ पर एक हल्की चमक बिखेर रही थी। इसने लिन युआन से 3 मीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत रोशन कर दिया। यह चमक बहुत ही कोमल थी और इसे बहुत आरामदायक बना दिया। पूर्णतया जेड बनावट वाली लकड़ी से निकलने वाली रोशनी जब चमकदार चांदनी के साथ मिश्रित हुई, तो उसने शुरुआती सर्दियों की चांदनी का एक ताजा एहसास दिया। हवेली की मानव निर्मित झील 5 मीटर गहरी थी। वेन्यू ने मानव निर्मित झील की सतह पर बहुत सारे सजावटी जलीय परियों को पाला था। विभिन्न रंगों की मछलियों के झुंड मानव निर्मित झील में तैर रहे थे। लिन युआन मानव निर्मित झील के सामने चला गया और झील के किनारे लाल कांटे को बुलाया। फिर उसने लाल कांटे को अपनी शर्तों के साथ पानी में प्रवेश करने के लिए कहा। लिन युआन रेड थॉर्न के उत्परिवर्तन को महसूस करने में सक्षम हो सकता है, जिसने रेड थॉर्न को पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता दी। लेकिन रेड थॉर्न ने अभी तक अपना उत्परिवर्तन पूरा नहीं किया था। इसलिए लिन युआन को वास्तव में डर था कि रेड थॉर्न
मानव निर्मित झील के अनुकूल नहीं हो पाएगा, जो 5 मीटर गहरी थी। यह रेड थॉर्न का पानी से सामना करने का पहला मौका था। शायद पानी के नीचे के आयामी जीवन रूपों का मांस और खून खाने के बाद रेड थॉर्न को पानी से नहीं, इसलिए वह तुरंत 5 मीटर गहरी मानव निर्मित झील में कूद गया। लिन युआन ने घबराहट से देखा कि लाल कांटा झील के तल में डूब गया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने देखा कि झील के तल पर लाल कांटे के 12 बड़े फूल पूरी तरह से खिल गए थे। गिल जैसी पंखुड़ियां हिल रही थीं, जिससे रेड थॉर्न को पानी के भीतर आराम से समय बिताने का मौका मिल रहा था। लिन युआन के कपड़े पहले से ही पूरी तरह से भीग चुके थे, क्योंकि रेड थॉर्न ने मानव निर्मित झील में छलांग लगाई थी। इसलिए वह बस झील में कूद गया और नीचे गोता लगा दिया। फिर उसने अपने विचारों का उपयोग रेड थॉर्न से बातचीत करने के लिए किया और रेड थॉर्न से कुछ रामेट्स को बुलाने के लिए कहा। चाहे वह क्रूरबिल रामेट हो या लघु बीजाणु गुहा रामेट, रेड थॉर्न ने प्रत्येक में से कुछ को बुलाया। शुरुआत में क्रूरबेल रामेट पानी में असहज होकर मुड़ता और घूमता था। कुछ समय बाद भले ही रेड थॉर्न ने रामेट को ऊर्जा हस्तांतरित की हो, लेकिन यह अभी भी जमीन पर होने की तुलना में बहुत कमतर हरकतें कर रहा था। जहां तक लघु बीजाणु गुहा रेमेट का प्रश्न है, इसने थोड़े समय बाद बीजाणु मुक्त करने की अपनी क्षमता खो दी। यह स्पष्ट था कि रेड थॉर्न की पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता रामेट्स को विरासत में नहीं मिली थी। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि रेड थॉर्न पानी के नीचे आराम से रह सकता है, लेकिन मानव निर्मित झील की गहराई केवल 5 मीटर थी। लिन युआन रेड थॉर्न के पानी के नीचे जीवित रहने की गहराई सीमा का परीक्षण करने में असमर्थ था। हालांकि यदि रेड थॉर्न गोल्ड अंडर वाटर डायमेंशनल जीवन रूपों से बड़ी मात्रा में मांस और रक्त का उपभोग कर सकता है, जब उन 12 बड़े फूलों ने अपने पुंकेसर को गिल जैसे अंगों में बदल दिया, तो रेड थॉर्न की पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता में पूर्ण उत्परिवर्तन होगा। तब तक लिन युआन ने अनुमान लगा लिया था कि क्रूर बेल रामेट्स और बीजाणु गुहा रामेट्स को लाल कांटे से पानी के नीचे सांस लेने की कला विरासत में मिली होगी। इस प्रकार अब लिन युआन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से कर रहा था। फिर उसने रेड थॉर्न से कहा कि वह अपने ग्रेड और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आयामी कोल्ड अंडर वाटर आयामी जीवन रूपों से अधिक मांस और रक्त प्राप्त करना था। जब लिन युआन मानव निर्मित झील से बाहर तैरकर आया, तो उसने रेड थॉर्न को झील के तल से पल के आकार के फे स्टोरेज बॉक्स में वापस ले लिया, जबकि वह अभी भी मस्त जीवन रूपों के मांस और सेवन जारी रखे। लिन युआन ने फिर अपने शरीर से अतिरिक्त पानी को झाड़ दिया और हवेली में चला गया। इस समय रॉयल कैपिटल का तापमान पहले से ही शून्य से नीचे था, लेकिन लिन युआन के शरीर से निकलने वाली गर्मी के कारण उसके भीगे हुए कपड़े शुरुआती सर्दियों की हवाओं से बर्फ में नहीं बदले। हालांकि जब ठंडी हवा चली, तो उसने लिन युआन के शरीर की गर्मी को तुरंत छीन लिया, जिससे लिन युआन को एक मजबूत लेकिन ताज़ा एहसास हुआ। यह सौभाग्य की बात थी कि उसने अपने शरीर की अशुद्धियों को साफ करने और अपने आनुवंशिक मॉडल पढ़ने के लिए सिल्वर स्टेमन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का उपयोग किया था। इसलिए लिन युआन का प्रतिरोध स्तर बहुत अधिक था। इस तथ्य के साथ कि लिन युआन पहले से ही एक सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था, बुखार और सर्दी जैसी बीमारियां लिन युआन ने पहले ही पीछे छोड़ दी थीं। हवेली में वापस आने के बाद लिन युआन ने देखा कि जीनियस पहले से ही सोफे पर सो रहा था। जब जीनियस सोफे पर सो रहा था, तब भी उसका छोटा सिर प्रवेश द्वार की दिशा में था। यह स्पष्ट था कि वह लिन युआन के लौटने का इंतजार कर रहा था। हालांकि जैसा कि जीनियस इंतजार कर रहा था, वह धीरे धीरे अपने अपने लोक में प्रवेश कर गया। लिन युआन ने अपने भीगे हुए कपड़ों को देखा और अपने हाथों की गर्माहट को महसूस किया। उसने अपने मुंह से कुछ सांसें फूंकी और पाया कि उसके हाथ अभी भी ठंडे थे। लिन युआन को डर था कि जब वह अपने ठंडे हाथों से इसे उठाएगा, तो जीनियस को झटका लग सकता है। इसलिए वह पहले अपने कमरे में वापस आया और गर्म पानी से नहाया। साफ कपड़े पहनने के बाद लिन युआन जीनियस को वापस उसके कमरे में ले जाने के लिए धीरे से नीचे आया। लिन युआन ने जीनियस को बिस्तर पर लिटाकर उसे एक छोटे से कंबल से सावधानीपूर्वक ढक दिया। इसके बाद लिन युआन ने स्टार वेब पर लॉग इन किया। युआन ने इस बार रेड थॉर्न के लिए कुछ गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म का मांस खरीदने के लिए स्टार वेब पर लॉग इन किया। पत्ती के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर की स्थिति के अनुसार लिन युआन के मास्टर ने वास्तव में पर्याप्त आयामी जीवन रूपों का मांस और रक्त डाला था। हालांकि जल जगत के आयामी जीवन रूप बहुत कम थे। जब लिन युआन को पत्ती के आकार का परिभंडारण बॉक्स मिला था, तो उसमें विदेशी कीट, रसातल, दलदल और भूमिगत
आयामी दरारों से लगभग बराबर मात्रा में आयामी जीवन रूप मौजूद थे। आखिरकार जमीन पर खुली ये चार आयामी दरारें दुनिया में भी लगभग बराबर मात्रा में थीं, लेकिन अगर तुलना करनी ही पड़े तो विदेशी कीट आयामी जीवन रूप मात्रा में थोड़े ज्यादा थे। हालांकि पत्ती के आकार के फी स्टोरेज बॉक्स में पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के लगभग 300 शव थे। उनमें से 200 से अधिक सोने के थे, जबकि करीब 80 प्लेटिनम के थे। इसके अलावा रेड थॉर्न ने इस अवधि के दौरान पहले से ही सभी कोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म खा लिए थे। वर्तमान में उससे को केवल 80 प्लैटिनम वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म बचे थे। रेड थॉर्न के वर्तमान ग्रेड को उसके लिए प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस को पचाना अभी भी संभव नहीं था। यदि रेड थॉर्न को बलपूर्वक उपभोग करना था तो यह न केवल प्लैटिनम जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस और रक्त ऊर्जा को बर्बाद कर देगा, बल्कि यह रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश पर भी भारी बोझ डालेगा। इसलिए जब शेष 80 प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूपों की बात आई तो रेड थॉर्न केवल उन्हें देख सकता था, लेकिन खा नहीं सकता था। भूमि पर खुलने वाली चार आयामी दरारों की तुलना में जल जगत की आयामी दरारें केवल समुद्र में ही खुलेंगी। समुद्र हमेशा से ही समुद्री जीवों के लिए स्वर्ग रहा है। मानव आत्मा क्यूई पेशेवरों को तटीय जल में भी शायद ही कभी देखा जाता था। समुद्री क्षेत्र के भीतर खुले जल विश्व आयामी दरारों की तो बात ही छोड़िए। जल जगत के आयामी दरारों के जीवन रूपों को आमतौर पर महासागरीय फय द्वारा जल्दी से शिकार किया जाएगा। इसलिए एक आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास तटीय जल में जल जगत के आयामी दरार को खोजने का एक बहुत ही छोटा मौका था। लिन युआन ने जब स्टार वेब पर लॉग इन किया तो उसने सबसे पहले अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर को चेक किया। उसे पता चला कि परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब में नए सदस्य शामिल हुए हैं। वे संभवतः किसी गुट या क्रिएशन मास्टर्स के कुछ आत्मा क्यूई पेशेवर थे जिन्होंने अंधे व्यापार के दौरान फूल ब्रॉकेट मोती खरीदे थे। लिन युआन को अपने स्टोर के फैन क्लब की कोई चिंता नहीं थी। इस बार लिन युआन ने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर पर 10 और फ्लावर ब्रॉकेड मोती प्रदर्शित किए और उन्हें बेचने के लिए अभी भी अंधे व्यापार का उपयोग किया। सिल्वर फ्लड ड्रैगन एसेंस ब्लड के लिए ब्लाइंड ट्रेड से पहले सीखे गए सबक का उपयोग करते हुए लिन युआन ने पहले ब्लाइंड ट्रेड के समान ही आइटम मांगे। वह अजीब लपटों के लिए व्यापार करना चाहता था। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री में 130 बंडल मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें बंद थीं और उन्हें फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री और चिमी दोनों द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। उनमें से आधे को पहले ही अवशोषित किया जा चुका था। लिन युआन स्पष्ट रूप से चिमी के वंश में परिवर्तन का एक निशान महसूस कर सकता था। इसलिए वह अधिक अजीब लपटों के लिए व्यापार करना चाहता था। उन्हें लिन युआन के रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करने से पहले चिमी की गुणवत्ता को फैंटेसी 3 तक पहुंचने देना चाहिए। तब तक चिमी की जन्मजात रक्तरेखा तुरंत सक्रिय हो जाएगी। फिर यह एक ट्वाइलाइट स्टारबर्ड से एक नए प्रकार के फी में बदल जाएगा। लिन युआन तब उन सभी स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा जो उसने चिमी के ग्रेड को बढ़ाने में मदद करने के लिए जमा किए थे। एक बार जब चिमी का ग्रेड बढ़ा दिया गया तो फैंटेसी 3 चिमी और विशेष कौशल रेडिएंट बॉडी लिन युआन की सबसे मजबूत एकल हमला चाल होगी। इस प्रकार लिन युआन मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों को इकट्ठा करने के लिए फूल ब्रोकेड मोती का उपयोग दरांती के रूप में कर रहा था। वह सभी अजीब लपटों को इकट्ठा करेगा और उन्हें फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री एंड चिमी को आपूर्ति करेगा। लिन युआन द्वारा परचेज विद नो लॉस स्टोर पर 10 और फ्लावर ब्रोकेड मोतियों का प्रदर्शन बाहरी दुनिया को एक संदेश भेज रहा था। मेरे पास फ्लावर ब्रोकेड मोती बहुतायत में है। इससे पहले लिन युआन ने किसी भी गुट के साथ व्यापार करने से पहले उसके बारे में जानकारी की जांच नहीं की थी, क्योंकि वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस अंधे व्यापार के बाद मौका तैयार हो जाएगा। लिन युआन की फूल ब्रोकेड मोती बेचने की गति के अनुसार वह जल्द ही फूल ब्रोकेड मोती का एक बड़ा बैच इकट्ठा कर लेगा। वह उसी अंधे व्यापार पद्धति से एकत्रित फूल ब्रोकेड मोती को बेचने की योजना नहीं बना रहा था। वह उन्हें बंडल करके 10 फूल ब्रोकेड मोती के साथ एक इकाई के रूप में बेचने की योजना बना रहा हो था। इसके बाद वह उन गुटों और क्रिएशन मास्टर्स के साथ व्यापार करेगा जिन्हें फ्लावर ब्रोकेड मोतियों की तत्काल आवश्यकता होगी, जिससे बेहतर संसाधनों का व्यापार संभव हो सकेगा। ज्यादातर गुट और क्रिएशन मास्टर्स
लिन युआन के साथ व्यापार करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। हालांकि अगर कोई एक ही व्यापार में फ्लावर ब्रोकेड मोती का एक बड़ा बैच प्राप्त कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से बहुत समय और प्रयास बचाएगा। इसलिए अभी भी बहुत सारे गुट और क्रिएशन मास्टर्स होंगे जो व्यापार करने के लिए तैयार होंगे। परचेज विद नो लॉस स्टोर के साथ मामलों को संभालने के बाद लिन युआन उस व्यापारी की तलाश में चला गया जो Next, आयामी जीवन रूपों और परियों का मांस बेच रहा था, जिसकी सिफारिश झो जियाक्सिन ने कुछ महीने पहले की थी। लिन युआन अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान के next सामने 20 एक असभ्य व्यक्ति बैठा हुआ था जो अपने खातों को other पलटते players समय were भौहें talking and सिकोड़े हुए था। लिन युआन ने अभिवादन किया और पूछा, बड़े भाई फेंग, आप किस बात पर चिंता कर रहे हैं? बड़े भाई फेंग ने अपना सिर उठाया और लिन युआन को देखा। उसके मन में बस एक हल्की सी धारणा थी कि वह इस युवक से पहले भी मिल चुका है। जब लिन युआन ने देखा कि बिग ब्रदर फेंग उसे नहीं पहचानते हैं, तो उन्होंने तुरंत संकेत दिया, बिग ब्रदर फेंग, मैं वही हूं जिसकी सिफारिश बिग सिस्टर झो जैक्सन ने पहले की थी। बूरे बड़े भाई फेंग को ज्ञान की एक झलक मिली जब उसने अपनी खाता बही बंद की और बात करने के लिए खड़ा हुआ। मुझे अब याद आया, क्या मैं नया साल मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं? हाल ही में फी मांस अच्छी तरह से बिक रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है। हालांकि आयामी जीवन रूपों का सारा मांस अटका हुआ है और मैं इसे रियायती कीमतों पर भी नहीं बेच सकता। लेन युआन शुरू में सांत्वना के शब्द कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने खुद को रोक लिया। उसके पास बड़े भाई फेंग को सांत्वना देने का कोई तरीका नहीं था। ये लगभग आयामी दरारों की सक्रिय अवधि का समय था, जो एक दशक में एक बार होता है। तब तक आयामी जीवन रूपों का एक बड़ा बैच निश्चित रूप से बाजार में प्रवेश करेगा। इसलिए अगर बिग ब्रदर फेंग नए साल से पहले मौजूदा स्टॉक को नहीं बेच सकता है, तो बाद में इसे बेचना और भी मुश्किल होगा। लिन युआन ने तुरंत आज की यात्रा के अपने उद्देश्य के बारे में बताया। बड़े भाई फेंग, मैं कुछ आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदना चाहता हूं। बड़े भाई फेंग के चेहरे पर बेहतर भाव थे। उन्होंने तुरंत पूछा, किस तरह का आयामी जीवन रूप मांस? किस ग्रेड का? यह पहले से ही वर्ष का अंत है, इसलिए मैं उन्हें रियायती मूल्य पर बेचूंगा। मैं एलियन कीट आयामी जीवन रूपी मांस को 70% छूट पर, मार्श आयामी जीवन रूपी मांस को 50% छूट पर, भूमिगत आयामी जीवन रूपी मांस को 40% छूट पर और रसातल आयामी जीवन रूपी मांस को 30% छूट पर बेच सकता हूं। क्या यह सस्ता नहीं है? लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि कीमतें इतनी कम होंगी। दुर्भाग्य से वह उन आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदना नहीं चाहता था। बड़े भाई फेंग, मैं जल विश्व आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदना चाहता हूं। लिन युआन की बात खत्म होते ही उसने देखा कि बड़े भाई फेंग का चेहरा सख्त हो गया है। फिर वह गुस्से में बोला, बच्चे, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? लिन युआन को समझ में नहीं आया कि बड़े भाई फेंग इस तरह क्यों बोल रहे थे। उसने अनजाने में अपने मन में कहा, तुम खेलो? खेलने के लिए क्या है? मैं सिर्फ आयामी जीवन रूप मांस खरीदना चाहता हूं। युआन ने इस बार रेड थॉर्न के लिए कुछ गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म का मांस खरीदने के लिए स्टार वेब पर लॉग इन किया। पत्ती के आकार के फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर की स्थिति के अनुसार लिन युआन के मास्टर ने वास्तव में पर्याप्त आयामी जीवन रूपों का मांस और रक्त डाला था। हालांकि जल जगत के आयामी जीवन रूप बहुत कम थे। जब लिन युआन को पत्ती के आकार का परिभंडारण बॉक्स मिला था, तो उसमें विदेशी कीट, रसातल, दलदल और भूमिगत आयामी दरारों से लगभग बराबर मात्रा में आयामी जीवन रूप मौजूद थे। आखिरकार जमीन पर खुली ये 4 आयामी दरारें दुनिया में भी लगभग बराबर मात्रा में थीं। लेकिन अगर तुलना करनी ही पड़े, तो विदेशी कीट आयामी जीवन रूप मात्रा में थोड़े ज्यादा थे। हालांकि पत्ती के आकार के फीस स्टोरेज बॉक्स में पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के लगभग 300 शव थे। उनमें से 200 से अधिक सोने के थे, जबकि करीब 80 प्लेटिनम के थे। इसके अलावा रेड थॉर्न ने इस अवधि के दौरान पहले से ही सभी गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म खा लिए थे। वर्तमान में केवल 80 प्लैटिनम वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म बचे थे। रेड थॉर्न के वर्तमान ग्रेड को देखते हुए उसके लिए प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस को पचाना अभी भी संभव नहीं था। यदि रेड थॉर्न को बलपूर्वक उपभोग करना था, तो यह न केवल प्लैटिनम जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस और रक्त ऊर्जा को बर्बाद कर देगा, बल्कि यह रेड थॉर्न माउथ ऑफ रिलिंक्विश पर भी भारी बोझ डालेगा।
इसलिए जब शेष 80 प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूपों की बात आई, तो रेड थॉर्न केवल उन्हें देख सकता था, लेकिन खा नहीं सकता था। भूमि पर खुलने वाली 4 आयामी दरारों की तुलना में जल जगत की आयामी दरारें केवल समुद्र में ही खुलेंगी। समुद्र हमेशा से ही समुद्री जीवों के लिए स्वर्ग रहा है। मानव आत्मा क्यूई पेशेवरों को तटीय जल में भी शायद ही कभी देखा जाता था। समुद्री क्षेत्र के भीतर खुले जल विश्व आयामी दरारों की तो बात ही छोड़िए। जल जगत के आयामी दरारों के जीवन रूपों को आमतौर पर महासागरीय फे द्वारा जल्दी से शिकार किया जाएगा। इसलिए एक आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास तटीय जल में जल जगत के आयामी दरार को खोजने का एक बहुत ही छोटा मौका था। लिन युआन ने जब स्टार वेब पर लॉग इन किया, तो उसने सबसे पहले अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर को चेक किया। उसे पता चला कि परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब में नए सदस्य शामिल हुए हैं। वे संभवतः किसी गुट या क्रिएशन मास्टर्स के कुछ आत्मा क्यूई पेशेवर थे जिन्होंने अंधे व्यापार के दौरान फिड मोती खरीदे थे। लिन युआन को अपने स्टोर के फैन क्लब की कोई चिंता नहीं थी। इस बार लिन युआन ने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर पर 10 और फ्लावर ब्रोकेड मोती प्रदर्शित किए और उन्हें बेचने के लिए अभी भी अंधे व्यापार का उपयोग किया। सिल्वर फ्लड ड्रैगन एसेंस ब्लड के लिए ब्लाइंड ट्रेड से पहले सीखे गए सबक का उपयोग करते हुए लिन युआन ने पहले ब्लाइंड ट्रेड के समान ही आइटम मांगे। वह अजीब लपटों के लिए व्यापार करना चाहता था। फिनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री में 130 बंडल मध्यम श्रेणी की जीभ लपट थीं और उन्हें फिनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री और चिमी दोनों द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। उनमें से आधे को पहले ही अवशोषित किया जा चुका था। लिन युआन स्पष्ट रूप से चिमी के वंश में परिवर्तन का एक निशान महसूस कर सकता था। इसलिए वह अधिक अजीब लपटों के लिए व्यापार करना चाहता था। उन्हें लिन युआन के रेडियंस 100 सीक्वेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करने से पहले चिमी की गुणवत्ता को फैंटेसी 3 तक पहुंचने देना चाहिए। तब तक चिमी की जन्मजात रक्तरेखा तुरंत सक्रिय हो जाएगी। फिर यह स्टारबर्ड से एक नए प्रकार के फी में बदल जाएगा। लिन युआन तब उन सभी स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा जो उसने चिमी के ग्रेड को बढ़ाने में मदद करने के लिए जमा किए थे। एक बार जब चिमी का ग्रेड बढ़ा दिया गया, तो फैंटेसी 3 चिमी और विशेष कौशल रेडिएंट बॉडी लिन युआन की सबसे मजबूत एकल हमला चाल होगी। इस प्रकार लिन युआन मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों को इकट्ठा करने के लिए फूल ब्रोकेड मोती का उपयोग दरांती के रूप में कर रहा था। वह सभी अजीब लपटों को इकट्ठा करेगा और उन्हें फिनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री और चिमी को आपूर्ति करेगा। परचेज विद नो लॉस स्टोर पर 10 फ्लावर ब्रोकेड मोतियों का प्रदर्शन बाहरी दुनिया को एक संदेश भेज रहा था। मेरे पास फ्लावर ब्रोकेड मोती बहुतायत में है। इससे पहले लिन युआन ने किसी भी गुट के साथ व्यापार करने से पहले उसके बारे में जानकारी की जांच नहीं की थी, क्योंकि वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस अंधे व्यापार के बाद मौका तैयार हो जाएगा। लिन युआन की फूल ब्रोकेड मोती बेचने की गति के अनुसार वह जल्द ही फूल ब्रोकेड मोती का एक बड़ा बैच इकट्ठा। वह उसी अंधे व्यापार पद्धति से एकत्रित फूल ब्रोकेड मोती को एक योजना नहीं बना रहा था। वह उन्हें बंडल करके 10 फूल ब्रोकेड मोती के साथ एक इकाई के रूप में बेचने की योजना बना रहा था। इसके बाद वह उन गुटों और क्रिएशन मास्टर्स के साथ व्यापार करेगा जिन्हें फ्लावर ब्रोकेड मोतियों की तत्काल आवश्यकता होगी, जिससे बेहतर संसाधनों का व्यापार संभव हो सकेगा। ज्यादातर गुट और क्रिएशन मास्टर्स लिन युआन के साथ व्यापार करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। हालांकि अगर कोई एक ही व्यापार में फ्लावर ब्रोकेड मोती का एक बड़ा बैच प्राप्त कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से बहुत समय और प्रयास बचाएगा। इसलिए अभी भी बहुत सारे गुट और क्रिएशन मास्टर जो व्यापार करने के लिए तैयार होंगे। परचेज विद नो लॉस स्टोर के साथ मामलों को संभालने के बाद लिन युआन उस व्यापारी की तलाश में चला गया जो आयामी जीवन रूपों और परियों का मांस बेच रहा था, जिसकी सिफारिश झो जियाक्सिन ने कुछ महीने पहले की थी। जब लिन युआन अपने गंतव्य पर पहुंचा, तो उसने देखा कि दुकान के सामने एक असभ्य व्यक्ति बैठा हुआ था जो अपने खातों को पलटते समय भौहें सिकोड़े हुए था। लिन युआन ने अभिवादन किया और पूछा, बड़े भाई फेंग, आप किस बात पर चिंता कर रहे हैं? बड़े भाई फेंग ने अपना सिर उठाया और लिन युआन को देखा। उसके मन में बस एक हल्की सी धारणा थी कि वह इस युवक से पहले भी मिल चुका है। जब लिन युआन ने देखा कि बिग ब्रदर फेंग उसे नहीं पहचानते हैं, तो उन्होंने तुरंत संकेत दिया, बिग ब्रदर फेंग, मैं वही हूं जिसकी सिफारिश बिग सिस्टर झो जियाक्सिन ने पहले की थी। पूरे बड़े भाई फेंग को ज्ञान की एक झलक मिली जब उसने अपनी खाता बही बंद की और बात करने के लिए खड़ा हुआ। मुझे अब याद आया, क्या मैं नया साल मनाने की कोशिश? बड़े भाई फेंग ने लिन युआन को यह कहते हुए सुना,
तो उन्होंने तुरंत कहा, यदि आपने जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस देखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी गंध कैसी होती है। क्या ऐसी चीजें बेची जा सकती हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बदबू से सबको मार डालूं? लिन युआन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। उसने सोचा कि कैसे उसने पहले भी डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस को देखा था। उसने इसे देखने के लिए कभी बाहर नहीं निकाला था। जल जगत के आयामी जीवन रूपों का आकार छोटा नहीं था। डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में ज्यादातर प्लैटिनम जल जगत के जीवन रूप 8 मीटर से ज्यादा लंबे थे, जिनमें सबसे बड़ा 25 मीटर का था। लिन युआन के लिए इतनी बड़ी चीज को बाहर निकालना असुविधाजनक होगा। हालांकि आयामी जीवन रूपों के मांस की गंध अप्रिय थी। विदेशी कीड़ों के मांस में बहुत तेज दुर्गंध थी, जबकि रसातल आयामी जीवन रूपों के मांस में तेज सल्फ्यूरिक गंध थी। हाँ, शूं भले ही जलीय दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस से बदबू आती हो, लेकिन यह इतनी भी नहीं थी कि इससे आसपास के लोगों की मौत हो जाए, है ना? बिग ब्रदर फेंग के शब्दों को सुनने के बाद लिन युआन को पता था कि स्टार वेब पर जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदना उसके लिए निश्चित रूप से निराशाजनक था। आयामी जीवन रूपों का मांस बहुत उपयोगी नहीं था, इसलिए बिक्री के लिए चैनल हमेशा बहुत कम थे। बिग ब्रदर फेंग जैसे आयामी जीवन रेमन रूपों के मांस के एक गैर लाइसेंस प्राप्त आयातक के लिए जल जगत के आयामी जीवन रूपों के मांस की आपूर्ति को उसके लिए एक जीत का हाथ कहा जा सकता है। बड़े भाई फेंग की वर्तमान प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उसने कभी भी जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस नहीं बेचा है। ऐसा लग रहा था कि लिन युआन के लिए ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल होगा जहां वह बेचा जा सके। हालांकि लिन युआन इस बात को लेकर थोड़ा उलझन में था कि बिग ब्रदर फेंग ने अभी क्या कहा था, इसलिए उसने पूछा, बिग ब्रदर फेंग कोई भी जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस क्यों नहीं खरीदेगा? उस सवाल को सुनकर बड़े भाई फेंग को याद आया कि लिन युआन ने पहले भी उनसे आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदा था। इसलिए उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, सबसे पहले ये इसलिए है क्योंकि मांस में जहर होता है। हालांकि जलीय विश्व आयामी जीवन रूपों में पोषक तत्व होते हैं जो जलीय प्रकार के परियों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उनके शरीर में मौजूद विष के कारण उनका मांस खाने वाले परियों की सतह पर बड़ी मात्रा में दुर्गंध युक्त बलगम दिखाई देगा। फिर बलगम में लिपटे परी की सतह लगातार सड़ती रहेगी, इसलिए केवल एक मूर्ख ही ऐसा मांस खरीदना चाहेगा। बेशक यह केवल पहला बिंदु है। दूसरा कारण यह है कि अगर उनके मांस को तुरंत एक फे स्टोरेज बॉक्स में नहीं रखा जाता है, तो यह समुद्री पानी से बाहर निकलने और कुछ मिनटों के लिए हवा के संपर्क में आने के तुरंत बाद सड़ जाएगा। विघटन के बाद जलीय विश्व आयामी जीवन रूप की गंध तुरंत असहनीय मछली की गंध से बदलकर विघटन की दुर्गंध में बदल जाएगी। मेरा मानना है कि कोई भी उस तरह की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वह बोल रहा था, तब बिग ब्रदर फेंग अभी भी भय से अपनी नाक सिकोड़ रहा था, जिससे यह पता चल रहा था कि वह उस मछली जैसी गंध को फिर कभी याद नहीं करना चाहेगा। इस समय उसे अचानक कुछ संदेह हुआ। उसके सामने खड़ा यह हंसमुख युवक जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस क्यों खरीदना चाहेगा? इसलिए उसने पूछा, बच्चे, तुम ऐसा मांस क्यों खरीद रहे हो? मेरे पास यहाँ बहुत सारे जल प्रकार के परियों का मांस है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको 10% की छूट भी दे सकता हूँ। बड़े भाई फेंग को लिन युआन के बारे में अच्छी धारणा थी, क्योंकि वह बहुत ही सहज और हंसमुख था। उसके साथ घुलने मिलने के बाद उसके बारे में अच्छी धारणा बनाना आसान था। लिन युआन ने कुछ अजीब तरीके से जवाब दिया, मैं अपने परी को खिलाने के लिए जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस खरीद रहा हूं। बड़े भाई फेंग की व्याख्या सुनने के बाद लिन युआन रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंकिश के शक्तिशाली पाचन कार्य पर थोड़ा सा आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह आसानी से उन विषैले पदार्थों को पचा सकता है जिन्हें अन्य फई पचाने में असमर्थ थे और खुद को एक अनुकूल उत्परिवर्तन दे सकता है। लेकिन ऐसा कहने के बाद लिन युआन ने देखा कि बड़े भाई फेंग का चेहरा लाल हो गया था। वह स्पष्ट रूप से जल्द ही पागल हो जाएगा। लिन युआन ने जल्दी से कहा, बड़े भाई फेंग, क्या आपके पास कोई गोल्ड गोल्ड एज्ड स्कर्ट फिश है? मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। लिन युआन को वास्तव में डर था कि वह बिग ब्रदर फेंग को इस हद तक नाराज कर देगा कि वह कुछ बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा, जैसे कि मस्तिष्क घनास्त्रता, उच्च रक्तचाप, गैस्ट्रिक अल्सर, मधुमेह, यकृत सिरोसिस और मायोकार्डियल रोधगलन। आखिरकार बिग ब्रदर फेंग वह व्यक्ति था जिससे
झो जियाक्सिन ने उसे मिलवाया था। अगर उसे वास्तव में गुस्सा होने से कोई परेशानी होती, तो झो जियाक्सिन को पता चलने पर यह अजीब होगा। अंतहीन ग्रीष्म और रक्तबीज की मां ने हाल ही में सोने की सामग्री, जैसे कि सोने की धार वाली स्कर्टफिश को खाना पसंद किया। इसलिए लिन युआन ने बिग ब्रदर फेंग से कुछ खरीदने के बारे में सोचा। बड़ा भाई फेंग वास्तव में इतना क्रोधित था कि वह श्राप देने वाला था। जब बड़े भाई फेंग ने लिन युआन के बिल्कुल सीधे साधे रूप को देखा, उसे लगा कि उसने लिन युआन को गलत तरीके से दोषी ठहराया होगा। लेकिन अब जब उसने सुना कि लिन युआन अपने परी को खिलाने के लिए जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदना चाहता था, तो बड़े भाई फेंग को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा युवक, जिसने उसे पहली बार में ही अच्छा प्रभाव दिया था, उसके साथ बेरहमी से खेल रहा था। एक समझदार व्यक्ति अपने परियों को खिलाने के लिए जलीय दुनिया के आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदने के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या इसे सिर्फ गोबर खिलाना बेहतर नहीं था? इससे पहले कि बिग ब्रदर फेंग क्रोधित हो पाता, उसने सुना कि लिन युआन गोल्ड एज्ड स्कर्टफिश खरीदना चाहता था। नतीजतन उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि बिग ब्रदर फेंग फे और आयामी जीवन रूपों का मांस बेच रहा था, लेकिन वह ज्यादा गोल्ड फे का मांस नहीं बेच सका। इसके अलावा एक गोल्ड एज्ड स्कर्टफिश का वजन 500 ग्राम भी नहीं था, जो इसे एक महंगी सामग्री बनाता है। अगर वह उनमें से कुछ को देख पाता, तो वह निश्चित रूप से थोड़ा मुनाफा कमा सकता था। बड़े भाई फेंग ने इस समय स्टॉल बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद नहीं थी। साहित्यिक युवा की दुनिया को समझना बहुत कठिन है। बड़े भाई फेंग ने सीधे तौर पर लिन युआन से कहा, मेरे साथ भंडारण कक्ष में आओ और देखो, मेरे पास कुछ गोल्ड एज्ड स्कर्ट फिश हैं। मैंने उन्हें बड़े होटलों के लिए तैयार किया था। अगर आपको कोई पसंद आए तो उसे ले जाइए। बड़े भाई फेंग ने अचानक अपने दांत पीस लिए। बच्चे, क्या तुमने झाओ शियाओचुन के बारे में सुना है, जो रेडियंस 100 सीक्वेंस में फूड हेटर शीर्षक से प्रसिद्ध है? लिन युआन को लगा कि बड़े भाई फेंग के विचार बहुत दूर तक चले गए हैं। आखिर विषय झाओ शियाओचुन पर कैसे आ गया? हालांकि लिन युआन को झाओ शियाओचुन से परिचित नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह उससे दोनों पहचानों के साथ मिला था। लिन युआन ने पूछा, बड़े भाई फेंग, क्या आपको झाओ शियाओचुन बहुत पसंद है? जब बड़े भाई फेंग ने उसके बारे में सोचा, तो उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। लिन युआन से यह पूछते हुए कि क्या वह झाओ शियाओचुन को पसंद करता है, उसने अपनी जांघों पर जोर से थप्पड़ मारे। उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। झाओ शियाओचुन का पेट किस चीज से बना है? वह बहुत ज्यादा खा सकती है। मेरी उच्च श्रेणी की सामग्री के लिए प्राथमिक बिक्री चैनल रॉयल कैपिटल है, लेकिन अब झाओ शियाओचुन के कारण वहां के अधिकांश रेस्तरां दिवालिया हो गए हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि एक पेटू को भोजन से नफरत करने वाला कैसे कहा जा सकता है। वह स्पष्ट रूप से क्रिटिकल नीडल गर्ल की तरह है। मैंने झाओ शियाओचुन की प्रतियोगिताएं कई बार देखी हैं। मैं वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि इतनी पतली छोटी लड़की इतने सारे रेस्तराओं को दिवालिया कैसे बना सकती है। झाओ शियाओचुन के जिक्र पर बड़े भाई फेंग एक बकबक करने वाले बन गए। लिन युआन को नहीं पता था कि उन्हें कैसे सांत्वना देनी चाहिए। यह ऐसा था जैसे वह नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में शिजू को नहीं जानता था। बिग ब्रदर फेंग ने जो कहा था, उसकी तुलना में यह स्पष्ट था कि शिजू अधिक भयानक स्थिति में थी। कुछ देर सोचने के बाद लिन युआन ने कहा, झाओ शियाओचुन का शीर्षक है फूड हेटर। शायद फूड हेटर का मतलब है सारा खाना मिटा देना, ताकि खाना ही न बचे। लिन युआन के शब्दों से बिग ब्रदर फेंग का गला रुक गया और मुंह में हवा आने से पहले ही वह खांसने लगे। बड़े भाई फेंग ने मन ही मन खुद से कहा, दूसरे लोग नाराज हैं, लेकिन मैं नहीं। अगर मैं गुस्से से बीमार पड़ गया तो मेरी जगह कोई नहीं लेगा। मुझे अभी भी एक दुकान चलानी है। बड़े भाई फेंग सोच रहे थे कि उन्हें जल्दी से इस बच्चे को गोल्ड एज्ड स्कर्ट फिश बेच देनी चाहिए और उसे तुरंत चले जाने देना चाहिए। इस बच्चे के शब्द झाओ शियाओचुन द्वारा रेस्तरां को दिवालिया बना देने से भी अधिक क्रोधित करने वाले लग रहे थे। लिन युआन बड़े भाई फेंग के पीछे पीछे भंडारण कक्ष में गया, जहां दुर्लभ सामग्री संग्रहित थी। उसने पाया कि बड़े भाई फेंग के पास वाकई बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। यद्यपि इसमें कोई दुर्लभ प्लैटिनम अवयव नहीं थे, फिर भी इसमें अनेक स्वर्ण अवयव थे। लिन युआन को लगा कि यह सोने की सामग्री अच्छी गुणवत्ता की थी, इसलिए उसने कुछ और खरीदने का मन बना लिया। हवेली के 2 बड़े खाने वालों, अंतहीन गर्मी और खून खराबे की मां के कारण लियू जी को हर दिन बहुत सारा खाना खरीदना पड़ता था। बड़े भाई फेंक से बड़ी खरीदारी करना और फिर उन्हें रसोई में जमा करना बेहतर था। वैसे भी फाइट जेट स्नो ऑनर्किड को रसोई की अलमारियों पर रखा गया था, इसलिए वह जब तक चाहे सामग्री को वहां रख सकता था।
यहां तक कि कांस्य महाकाव्य फाइट जेड स्नो और नर्किड के साथ रसोई में संग्रहित कुछ सामग्री भी पहले खरीदे जाने के समय की तुलना में अधिक ताजा हो सकती है। इसीलिए लिन युआन ने बिग ब्रदर फेंग से खरीदने का मन बना लिया। लिन युआन बिग ब्रदर फेंग की कुछ सोने की सामग्री खरीदता रहेगा जब तक कि हवेली के लोग उन्हें खाना पसंद करते रहेंगे। लिन युआन की हर चीज खरीदने की मानसिकता ने बड़े भाई फेंग को बहुत खुश कर दिया। बड़े भाई फेंग, जो बहुत दुख और बहुत खुशी में थे, ने महसूस किया कि उनका मन दर्द से घूम रहा था। इस बार लिन युआन ने जो सोने की सामग्री खरीदी थी, वह लगभग उतनी ही थी जितनी उसकी दुकान में आमतौर पर 1 महीने में बिकती थी। सामग्री चुनने के बाद उसने बिल का भुगतान किया। लिन युआन ने सोने की सामग्री के इस बैच को खरीदने के लिए 7 लाख रेडियंस डॉलर खर्च करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कि रेडियंस डॉलर अब कम खर्च करने लायक होते जा रहे हैं। यह फेडरेशन डॉलर जैसा कैसे हो गया? बिल का भुगतान करने के बाद लिन युआन ने बड़े भाई फेंग से कहा, बड़े भाई फेंग, अगर मुझे भविष्य में फिर से सामग्री की आवश्यकता होगी, सयोन होगी, तो मैं उन्हें आपसे खरीदने के लिए वापस आऊंगा। जब लिन युआन ने सोने की सामग्री का बड़ा बैच खरीदा था, तो बिग ब्रदर फेंग खुशी से मुस्कुरा रहे थे। अब जब उसने लिन युआन की बातें सुनी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक बढ़ गई। बड़ा भाई फेंग थोड़ा उग्र दिख रहा था। खुशी से मुस्कुराने के बाद वह वास्तव में अपने दांत दिखाते हुए एंगलर फिश जैसा दिख रहा था। ठीक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ कुछ भी चाहिए, तो बस मुझे फोन करें। मैं आपकी अच्छी सेवा करने का वादा करता हूँ। हमेशा वही 10% छूट मिलेगी। लिन युआन के जाने के बाद बिग ब्रदर फेंग यह कहने से खुद को रोक नहीं सके, यह बच्चा वास्तव में अच्छा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह एक मूर्ख है। लिन युआन को नहीं पता था कि बड़े भाई फेंग ने उसे इस तरह लेबल किया था। लिन युआन ने अभी तक स्टार वेब की अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं किया था, क्योंकि उसने गोल्ड वाटर वर्ल्ड आयामी जीवन रूपों का मांस नहीं खरीदा था। उसे एक बुरी खबर भी पता चली। पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूप बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। स्टार वेब से लॉग आउट करने के बाद लिन युआन ने अपने फोन को देखा। उस समय हालांकि रात हो चुकी थी। उसने अपने सेल फोन को स्क्रॉल किया और पाया कि गाओ फेंग ने अपने दोस्तों के सर्कल को अपडेट कर दिया था। गाओ फेंग, मैं हवा में हूं, मैं लहरों में हूं। ये रात में लहरों में छंद हैं। मैं छंदों का एक छोटा सा रहस्य भी हूं। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि गाओ फेंग एक साहित्यिक युवा था। यह बहुत दिखावा था, क्योंकि वह जानता था कि गाओ फेंग अभी भी जाग रहा था। इसलिए लिन युआन ने उसे बुलाया। गाओ परिवार हाल ही में समुद्री संसाधनों का विकास कर रहा था। इसलिए गाओ फेंग को पता होना चाहिए कि गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म का मांस कहां से मिलेगा। फोन की घंटी 10 सेकंड से भी कम समय तक बजती रही। उसके बाद गाओ फेंग ने फोन उठाया। लिन युआन ने गाओ फेंग की तरफ से लहरों की स्पष्ट आवाज सुनी। जाहिर है, गाओ फेंग को इस समय समुद्र तट पर लहरों की आवाज सुननी चाहिए। लिन युआन हमेशा सोचता था कि गाओ फेंग दोस्तों की मंडली पर पोस्ट करने से पहले सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाओ फेंग वाकई समुद्र तट पर समुद्र की आवाज सुन रहा होगा। इस सर्दी में विंड मिस्ट सिटी में हवा अब भी तेज थी। समुद्र की आवाज सुनते हुए उसके मन में कई विचार आ रहे थे। इससे पहले कि लिन युआन कुछ बोल पाता, फोन के दूसरी तरफ से गाओ फेंग की दिखावटी और हैरान आवाज आई। भाई, क्या तुम मुझे इसलिए बुला रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी याद आ रही है? हे। लिन युआन फोन पर उसकी आवाज से सुन सकता था कि गाओ फेंग थक गया था। लिन युआन के बोलने से पहले ही गाओ फेंग ने कहा, भाई, मैं समुद्र तट पर हूं। समुद्र की आवाज सुनो। तभी लिन युआन को ऐसा लगा जैसे गाओ फेंग ने अपने फोन का माइक्रोफोन समुद्र की ओर कर दिया हो। लिन युआन लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका, लेकिन समुद्री हवा की आवाज फोन के माइक्रोफोन में जोर से आ रही थी। लिन युआन उलझा था। इस साहित्यिक युवा की दुनिया को समझना बहुत कठिन था। फिर भी लिन युआन ने गाओ फेंग को अपना दोस्त माना था। गाओ फेंग की आवाज में उसकी थकान सुनकर लिन युआन ने पहले अपने बारे में बात करने के बजाय गाओ फेंग से पूछा, हाल ही में क्या चल रहा है? तुम खुद बहुत थक गए हो। जिज्ञासा ने लिन युआन को मार डाला। गाओ फेंग समुद्र तट पर टहलना चाहता था क्योंकि उसका मूड खराब था। अन्यथा सर्दियों में घर पर रहना बेहतर होता। उसे सर्दियों की शुरुआत में चाकू जैसी समुद्री हवा से उड़ाए जाने के लिए बाहर आने की क्या जरूरत थी? लिन युआन को खुद से यह सवाल पूछते हुए सुनकर गाओ फेंग को अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। साथ ही वह कुछ हद तक हैरान भी हुआ। जब वह गया, तो उसके पिता ने उसे बहुत देर तक बाहर मौज मस्ती न करने के लिए कहा था और उसकी आवाज में थकान नहीं सुनी थी। हालांकि लिन युआन ने
तुरंत फोन पर उसकी आवाज में थकान सुनी। गाओ फेंग जानता था कि भले ही लिन युआन बहुत सावधान था और उसकी आवाज में थकावट को तुरंत सुन सकता था, अगर वह खुद को उसका दोस्त नहीं मानता, तो वह उससे कभी नहीं पूछता कि क्या हुआ। गाओ फेंग को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने जवाब देने से पहले आह भरी। भाई, तुम नहीं जानते कि क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को काम करना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर मैं क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन का इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे चिंता है कि पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड सुप्रीम ग्रेड ग्रीन एल्म के 4 टुकड़े बर्बाद हो जाएंगे। गाओ फेंग ने काम खत्म करने के बाद सोचा कि अगर फिर भी बात नहीं बनी, तो वह गाओ परिवार का उपयोग करके कक्षा 5 के आत्मा शिल्पकारों को आमंत्रित करेगा। इस दौरान गाओ फेंग अपने दादा को उपहार देने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने गाओ परिवार की हैसियत से नहीं किया। इसके बजाय वह इस मामले की योजना बनाने में अपने संक्षिप्त संबंधों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब उसे पता चला कि गांव परिवार के बिना वह अकेले अपनी ताकत से कक्षा 5 के आत्मा शिल्पकार को काम पर नहीं रख सकता था। जब लिन युआन ने यह सुना, तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। लिन युआन ने सोचा था कि यह उन 4 पूरी तरह से जेड बनावट वाले हरे एल्म बोर्डों की वजह से था। गाओ फेंग के साथ व्यापार किए हुए उसे 1 महीना हो गया था। फिर भी गाओ फेंग ने वास्तव में 4 पूरी तरह से बनावट वाले हरे एल्म बोर्डों के साथ वस्तुएं बनाना शुरू नहीं किया था। हु कौन क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन चुका था और गाओ फेंग की पूरी मदद कर सकता था। इस प्रकार लिन युआन ने कहा, यदि आपको अपने पक्ष में क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास यहां एक है। यदि आपको आवश्यकता हो, तो आप मुझे उस वस्तु का खाका भेज दीजिए जिसे आप बनाना चाहते हैं, और 4 पूरी तरह से जेड बनावट वाले हरे एल्म बोर्ड भी भेजिए। जैसे ही गाओ फेंग ने लिन युआन की बातें सुनी, उसे तुरंत दूर होती महसूस हुई। उसने आखिरकार पाया कि सर्दियों की शुरुआत में समुद्री हवा बहुत ठंडी थी। मैं एक कमजोर, शुद्ध समर्थन प्रकार आत्मा क्यूई पेशेवर हूं। मैं यहां समुद्री हवा से क्यों कुचला जाऊं? साथ ही गाओ फेंग के दिल में लिन युआन का मतलब कहीं अधिक था। गाओ फेंग के दूसरे दोस्त क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को ढूंढ पाए, लेकिन वे कभी भी मदद की पेशकश नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन का एहसान नहीं होगा। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं घर पहुंचूंगा, तो मैं आप मेल कर दूंगा। जब लिन युआन ने सुना कि गाओ फेंग ठीक है और बहुत अधिक आराम से लग रहा है, तो उसने उसे अपने कॉल का उद्देश्य बताया। गाओ फेंग, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड वाटर वर्ल्ड आयामी जीवन रूपों का मांस कहाँ मिलता है? गाओ फेंग तुरंत हैरान हो गया और पूछा, भाई, तुम इसे किस लिए चाहते हो? ये मछली जैसा है और जहरीला भी है। कोई भी इसे नहीं रखेगा। कुछ समय पहले हमारे गांव परिवार के नियंत्रण में तटीय जल में एक वर्ग 2 जल विश्व आयामी दरार खुल गई। जगह आयामी जीवन रूप जो इससे बाहर निकले, मारे जाने के तुरंत बाद जैव रासायनिक हथियारों में बदल गए। वहां इतनी बदबू थी कि जो व्यक्ति इस श्रेणी वो 2 जल विश्व आयामी दरार से निपटने गया था, उसके लौटने के बाद उसने 1 सप्ताह तक ठीक से खाना नहीं खाया। उन आयामी जीवन रूपों को मारने के बाद उनके मांस को समुद्र की तलहटी में फेंक दिया गया था। जब लिन युआन ने गाओ फेंग को ऐसा कहते सुना, तो उसे स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों का मांस प्राप्त हुआ। यह कुछ समय बाद आयामी दरार की सक्रिय अवधि होगी। उस समय न केवल भूमि पर आयामी दरारें अस्थिर हो जाएंगी और उनके खुलने की संभावना अधिक होगी, बल्कि समुद्र में पानी की दुनिया की आयामी दरारों के लिए भी यही स्थिति होगी। गांव परिवार तटीय जल क्षेत्र का विकास कर रहा था और उनमें से काफी हिस्से पर उसका नियंत्रण था। जब तक गांव फेंग आयामी दरार के सक्रिय होने का इंतजार करता और तटीय जल में खुलने वाले जल जगत आयामी दरार पर नजर रखता, लिन्युआन निश्चित रूप से रेड थॉर्न के लिए गोल्ड जल जगत आयामी जीवन रूपों का मांस प्राप्त करने में सक्षम होगा। मांस इसकी 12 बड़ी फूलों की पंखुड़ियों को एक बार फिर गिल जैसे उत्परिवर्तन से उसरने में मदद करेगा, जिससे रेड थॉर्न को पानी के नीचे सांस लेने की अधिक मजबूत क्षमता मिलेगी। गाओ फेंग, जब आयामी दरार सक्रिय हो जाती है, तो क्या आप मुझे गोल्ड वाटर वर्ल्ड आयामी जीवन रूपों का कुछ मांस प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? गाओ फेंग ने आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद गाओ फेंग ने कहा,
भाई, मुझे कांस्य जल विश्व आयामी जीवन रूपों का मांस प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे मदद मिलेगी? लिन युआन ने कुछ देर तक सोचा। रेड थॉर्न अब सिल्वर फैंटेसी ब्रीड फे था। भले ही कांस्य जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों का मांस उपयोगी था, लेकिन प्रभाव वास्तव में बहुत कमजोर होगा। रेड थॉर्न के उत्परिवर्तन पर प्रभाव नगण्य कहा जा सकता है। इस प्रकार गाओ फेंग को कांस्य जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस की तलाश करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। गोल्ड से नीचे के पानी के दुनिया के आयामी जीवन रूप मेरे लिए बहुत काम के नहीं हैं। मुझे गोल्ड और प्लैटिनम वाले चाहिए होंगे, लिन युआन की राय में। हालांकि रेड थॉर्न अब गोल्ड वाटर वर्ल्ड आयामी जीवन रूपों का मांस नहीं खा सकता था, लेकिन अधिक बचाने में कोई बुराई नहीं थी। फोन रखने के बाद लिन युआन थोड़ा उत्सुक था। बिग ब्रदर फेंग और गाओ फेंग को पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस के बारे में क्यों डर था? लिन युआन की उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। फिर वह मुख्य निवास के बाहर खाली जगह पर गया और पत्ती के आकार के डायमंड फिल स्टोरेज बॉक्स से सबसे छोटे प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूप को बुलाया। यह 8 मीटर से अधिक अधिक लंबा था। यह एक अजीब मछली की तरह लग रही थी जो एनीमोन जैसे तंतुओं की एक परत से ढकी हुई थी। इन तंतुओं का रंग बहुत चमकीला लग रहा था, लेकिन इन तंतुओं में काले डंक छिपे हुए देखे जा सकते थे जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक विषैले थे। अकेले अपनी शारीरिक संरचना से इनमें से अधिकांश जल जगत आयामी जीवन रूप मजबूत लड़ाकू क्षमता वाले टेंटिकल आधारित जीवन रूप थे। जब लिंग युआन ने इस अजीब स्पर्शक वाले प्लैटिनम जल विश्व आयाम X20. जीवन रूप को बुलाया, तो वह गंध से लगभग बेहोश हो गया। There was चूंकि no. लिन युआन हवा के विपरीत दिशा में बाहर खड़ा था, इसलिए उसे एक तीखी मछली जैसी गंध महसूस हुई, जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस की थी। यहां तक कि इस 8 मीटर लंबी विचित्र तंतुमय मछली के जमीन पर उतरने से पहले भी नहीं। वह नहीं जानता था कि ऐसी गंध का वर्णन कैसे किया जाए। यह ऐसा था जैसे दर्जनों समुद्री मछलियों की अंतड़ियों को सॉस जार में डालकर प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाए और आप दिन में यूपीआई से कितने पैसे खर्च करते हो? 800 से 5 फिर उन्हें 10 दिनों तक धूप में रखा जाए। फिर जब एक दर्जन मछलियों के इस मिश्रण की आंतें हरी हो जाती, तो उन्हें खाने के लिए क्रेप में लपेट दिया जाता। यह लगभग ऐसी ही गंध थी। बेशक लिन युआन का वर्णन सटीक नहीं हो सकता है। शायद उन दर्जन भर मछलियों की हरी आंत की गंध इस जल जगत आयामी जीवन रूप के मांस की तरह मछली जैसी और तीखी नहीं थी। लिन युआन ने जल्दी से इस तथ्य का फायदा उठाया कि प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूप अभी तक जमीन पर नहीं गिरा था, ताकि उसे पत्ती के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में वापस संग्रहित किया जा सके। इससे पहले आईएएस सेले उसने बड़े भाई फेंक से सुना था कि हवा के संपर्क में आने पर यह आसानी से सड़ जाएगा। लिन युआन नहीं चाहता था कि सड़ने के बाद उसमें से और भी ज्यादा बदबू आए। भले ही उसने इसे वापस फेस स्टोरेज बॉक्स में रख दिया था, लिन युआन का पेट अभी भी उबकाई ले रहा था। उसने खाली जगह में मछली के बलगम के बड़े ढेर को देखा और उसके मुंह के कोने बेतहाशा फड़कने लगे। लिन युआन जल्दी से हवेली में लौट आया, सफाई के उपकरण निकाले और प्लैटिनम जल विश्व आयामी जीवन रूप के शरीर से टपकने वाले बलगम को साफ किया। अगर उसमें सहन शक्ति नहीं होती तो ऐसा करते हुए उसे उल्टी हो जाती। सर्दी की शुरुआत में ठंडी हवा के बीच आंगन साफ करने में उसे 3 घंटे लग गए। हालांकि मछली की बदबू शायद कल सुबह खत्म हो जाएगी। तभी शुतुरमुर्ग रसद कुरियर हवेली के बाहर पहुंचा और इस हवेली से आ रही गंध को सूंघते हुए वह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या इस हवेली के लोग आंगन में शौच करते हैं? शुतुरमुर्ग रसद कुरियर की समय अजीब निगाहों के नीचे लिन युआन ने कुछ अनिश्चितता के साथ डिलीवरी प्राप्त की। फिर शुतुरमुर्ग रसद कुरियर अपनी खुद की उड़ान पर सवार होकर तेजी से दूर हवेली से 500 मीटर दूर चला गया, जैसे कि वह भाग रहा था। लिन युआन ने सोने की सामग्री से भरे सिल्वर फेस स्टोरेज बॉक्स को देखा, जिसे उसने बिग ब्रदर फेंक से खरीदा था, और अपने कपड़ों पर गंध सूंघने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसे फिर से पेट में मरोड़ महसूस हुई, इसलिए उसने जल्दी से मॉर्बियस के शांत मन का इस्तेमाल खुद पर किया। तभी वह अपने मुंह से परवलय बाहर निकलने से बच पाया। चूंकि लिन युआन हवेली के बाहर खाली जगह में हवा के खिलाफ खड़ा था, इसलिए उसके कपड़े भी जल जगत के आयामी जीवन रूप के मांस की मछली जैसी गंध से सने हुए थे। यह मछली जैसी गंध इत्र की खुशबू से भी ज्यादा देर तक रहती है, अगर कोई इसे कुछ बार ठीक से न धोए।
तो वह इस मछली जैसी गंध से छुटकारा नहीं पा सकेगा। लिन युआन ने जल्दी से सोने की सामग्री से भरा यह सिल्वर फय स्टोरेज बॉक्स वापस हवेली में ले जाकर पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी से बनी मेज पर रख दिया। फिर वह नहाने और अपने कपड़े बदलने के लिए सीधे ऊपर चला गया। मछली की बदबू वाले कपड़े साफ करने के बाद लिन युआन ने सोचा कि उसे वास्तव में अपना नाम बदलकर लिन सफरिंग रख लेना चाहिए। उस रात वह एक बार मानव निर्मित झील में कूदा था, 3 घंटे तक आंगन की सफाई करता रहा था, 2 बार नहाया था और 2 बार कपड़े बदले थे। यदि यह दुहक नहीं था तो इसे क्या कहा था? लिन युआन अचानक रुक गया। अगर उसे लिन सफरिंग न कहा जाए तो कोई बात नहीं, उसे भाई बाथे कहा जा सकता है। उसकी जैव घड़ी बदल गई थी और वह हर रात 11 बजे से पहले सो जाता था। लिन युआन ने अब समय देखा और महसूस किया कि सुबह का 1 बज चुका था। हालांकि जल जगत के आयामी जीवन रूप के मांस की मछली सींध के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह नीचे गया और सोने की सामग्री से भरा सिल्वर फेस स्टोरेज बॉक्स रसोई में ले गया। उसने उन्हें रसोई की विशाल अलमारियों में अलग अलग रखा, जो दीवार के एक तरफ थीं। सोने की सामग्री की व्यवस्था करने के बाद लिन युआन ने अपने कमरे में लौटने से पहले सावधानी से अपने हाथ धोए। अपने कमरे में वापस आकर उसे उस मोम के डिब्बे की याद आई जिसे रहस्यवादी चंद्रमा उसके स्वामी चंद्र महारानी की ओर से उसके पास लाया था जब वह पहले आया था। लिन युआन ने अपने एम्बर बटन के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स से मोम का छोटा सा बॉक्स निकाला। अपनी पीठ के बल झुककर उसने उसे खोला और अंदर क्या है यह देखने के बाद वह बिस्तर पर बैठ गया। अंदर कुल 3 चीजें रखी गई थीं। एक नाजुक दिखने वाला ओपन वर्क पेंडेंट था जो फ्लोइंग टू बीज वैक्स से बना था। इस पेंडेंट पर ऑस्मांस पैटर्न की परतें उकेरी गई थीं और यह एक तरह से भरा हुआ लग रहा था। पेड़ की छाया में ओस्मंथस की परतें बिखरी हुई और बढ़ती हुई लग रही थीं। पेंडेंट के ऊपर एक छोटा सा खांचा था। लिन युआन ने इस खांचे के आकार को देखा और अपने हाथ की एक झट से एक्सट्रीम टोकन को बाहर निकाला जिसे उसने पहले स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखा था। इस एक्सट्रीम टोकन में मून एम्प्रेस का एक समय का चांदनी क्षेत्र शामिल था। यह एक खजाना भी था जिसे उसने उसके लिए छोड़ा था और साथ ही उसके लिए पथ रक्षक रक्तबीज की मां की व्यवस्था भी की थी। इरीम द्वारा सील किया गया चांदनी क्षेत्र न केवल उसकी रक्षा कर सकता था बल्कि आवश्यक पड़ने उसे घातक प्रहार करने की भी अनुमति देता था। इस एक्सट्रीम टोकन को फ्लोइंग क्लाउड बीजवैक्स से बने इस ओपन वर्क पेंडेंट में सेट किया जा सकता है। लिन युआन ने इसके खांचे को देखा और पाया कि यह पूरी तरह से फिट हो सकता है। फ्लोइंग क्लाउड बीजवैक्स पेंडेंट के छेद से नीचे और ऊपर आधे चांद का पैटर्न दिखाई देता था। इस पेंडेंट पर ऑन्स मैंथस पैटर्न चांदनी रात में चुपचाप उगने वाले ऑन्स मैंथस जैसा था। इसमें ऐसा एहसास था कि ओसमंथस के फूल शाम को खिलते हैं और उनकी हल्की छाया पर्दों में झलकती है। वे हवा के साथ गिरते हैं और रात भर खुशबू बनी रहती है। वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे और शांत थे, लेकिन वे चांद के नीचे सबसे खूबसूरत दृश्य बन गए थे। हरे पत्ते और लाल फूलों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं फूलों में प्रथम श्रेणी का हूं। लिन युआन को अचानक कविता की यह पंक्ति याद आ गई। इस पंक्ति को एक तरह का प्रोत्साहन माना जा सकता है। फ्लोइंग क्लाउड बीजवैक्स पेंडेंट को एक बार फिर देखने के बाद लिन युआन खड़ा हुआ और छेद में एक काली डोरी डालकर उसे अपनी गर्दन पर लटका लिया। पेंडेंट कपड़ों के अंदर अपनी छाती के पास रख लिया। बहता हुआ बादल मोम एक प्रकार का आध्यात्मिक पदार्थ था जो आध्यात्मिक शक्ति को शीघ्रता से प्रभावित कर सकता था तथा आध्यात्मिक शक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील था। चूंकि उसने पेंडेंट के अंदर एक्सट्रीम टोकन रखा था, इसीलिए जब तक लिन युआन अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा प्रसारित करता और इसे पेंडेंट में प्रवाहित करता, तब अंदर का एक्सट्रीम टोकन तुरंत सक्रिय हो जाता और उसके भीतर बंद चांदनी क्षेत्र को मुक्त कर देता। जैसे ही उसने एक्सट्रीम टोकन पर उकेरे गए ऑसनेथस पर 3 सितारा आकार के पुंकेसर को देखा, लिन युआन ने तुरंत पहचान लिया कि यह सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया है। चंद्र महारानी को इस पेंडेंट को खुद ही स्ट्रोक उकेरना चाहिए था। एम्बर बॉक्स में बाकी 2 वस्तुओं के लिए उनमें से एक क्रिस्टल की बोतल में एक हल्के हरे रंग का तरल था। जब लिन युआन ने इसे देखा तो उसने बोतल की दीवारों पर उत्कीर्ण शब्दों की एक पंक्ति देखी। शिष्य, यह स्रोत प्रकार की वस्तु एक स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु है। स्पिरिट द्रव की यह बोतल हॉलो क्रिस्टल शेलफिश के शैल पाउडर के साथ एक स्पिरिट द्रव है। जहां तक इस बोतल और उस स्रोत प्रकार की वस्तु में स्पिरिट द्रव का उपयोग करने का सवाल है, इसे मेरी ओर से एक परीक्षण के रूप में समझें। बोतल पर लिखे शब्दों को देखने के बाद
लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि उसके गुरु उसे कुछ देना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता के कारण उन्हें कोई बहाना ढूंढना पड़ा जिसकी वह हमेशा बात करता रहा था। इससे लिन युआन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और यह पहली बार था जब उसने सोचा कि क्या वह बहुत अधिक स्वतंत्र था। हालांकि अगर वह अपना करियर बनाना चाहता था तो वह हर चीज के लिए चंद्र महारानी पर निर्भर नहीं रह सकता था, भले ही वह ऐसा जीवन भर के लिए ही क्यों न कर सके। उन्होंने जो परीक्षण दिया था उसका सावधानी अध्ययन करने के बाद, भले ही श्रेणी 2 के सृजन मास्टर इस स्रोत प्रकार की वस्तु के संकुचन के बाद उसके प्रभाव को नहीं देख सकते थे, फिर भी वे यह भी देख सकते थे कि स्रोत प्रकार की वस्तु को वास्तव में किस प्रकार संकुचन किया जाना चाहिए। एक नज़र में बोतल में मौजूद हल्के हरे रंग का स्पिरिट द्रव इस स्रोत प्रकार की वस्तु को सिकोड़ने की विधि से संबंधित था। अगर वह जानता था कि उस स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु को कैसे सिकोड़ा जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से जानता होगा कि उस हल्के हरे रंग के स्पिरिट द्रव का उपयोग कैसे किया जाए। हमें पता था कि वह द्वितीय श्रेणी का सृजन मास्टर था, इसलिए इसे किसी भी तरह से परीक्षा नहीं माना गया। जिस क्षण हल्के रंग के स्पिरिट द्रव की बोतल का ढक्कन खोला, औषधीय गुणों से युक्त शुद्ध स्पिरिट क्यूई ने उस पर आक्रमण कर दिया। ईथरियल जेलीफिश और सफेद कपड़े पहने अनुयायी लिन युआन ने पाया कि इस बोतल में हल्के हरे रंग के स्पिरिट द्रव में स्पिरिट क्यूई की अत्यधिक उच्च सांद्रता थी। हालांकि तुलनात्मक रूप से यह अभी भी उसके स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम था। यद्यपि हल्के हरे रंग के स्पिरिट द्रव की इस बोतल में स्पिरिट क्यूई उसके स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की तरह केंद्रित नहीं थी, लेकिन इसके राजसी औषधीय गुण कुछ ऐसे थे जो लिन युआन कभी नहीं पा सकता था। तथा चाहे कुछ भी हो, औषधीय गुण बल से बाहरने लगे और लिन युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने का स्थायी वाली बोतल में औषधीय गुणों के कारण फटा और विकृत हो गया हो। औषधीय गुण जिसमें स्थानिक ऊर्जा निहित है, वह इस स्पिरिट द्रव में खोखले क्रिस्टल शेलफिश शैल पाउडर को मिलाने का परिणाम होना चाहिए। हॉलो क्रिस्टल शेलफिश रेडियंस फेडरेशन में एक बड़ा नाम था। ऐसी ही खूबियों की वजह से ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स 3 स्थान पाता था, चाहे वे कहीं भी हों। ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स का दावा है कि हॉलो क्रिस्टल शेलफिश को ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स ने खुद उगाया है। इसे ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स की मुख्य फेय में से एक माना जाता था। उसी समय ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स अपने खुद के उगाए गए हॉलो क्रिस्टल शेलफिश के साथ बेहद सख्त था। वे हॉलो क्रिस्टल शेलफिश को बाहर घूमने की अनुमति नहीं देते थे। लिन युआन ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स का खोखला क्रिस्टल शेलफिश चाहता था, लेकिन उसके पास इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के खजाने के शैल पाउडर को हल्के हरे रंग के स्पिरिट द्रव की इस बोतल में मिलाया गया था। खोखले क्रिस्टल शेलफिश पर शुतुरमुर्ग रसद के नियंत्रण को देखते हुए केवल उसके चंद्रसाही जैसे स्तर का विशेषज्ञ ही शुतुरमुर्ग रसद जैसी अर्ध आधिकारिक शक्ति से खोखले क्रिस्टल शेलफिश के गोले प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। लिन युआन ने मोम के डिब्बे में तीसरी वस्तु पर नजर डाली। यह स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु थी जिसका उल्लेख चंद्र महारानी ने किया था। रेडियंस फेडरेशन ने सैकड़ों स्रोत प्रकार की वस्तुओं की घोषणा की थी, लेकिन उनमें से कोई भी स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु नहीं थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तुएं मौजूद नहीं थीं। इसके विपरीत स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तुएं जब भी सामने आती थीं, तो प्रमुख गुटों के बीच उनके लिए लड़ाई होती थी, क्योंकि वे सभी स्रोत प्रकार की वस्तुओं में सबसे दुर्लभ अस्तित्व वाली होती थीं। साथ ही स्थानिक स्रोत प्रकार की कई तरह की वस्तुएं भी थीं। कुछ युद्ध के लिए अच्छी थीं, कुछ रक्षा के लिए अच्छी थीं और कुछ में विशेष कार्यक्षमताएं थीं। यहां तक कि कुछ गुटों ने एक प्रकार के स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु की तुलना द्वीप व्हेल से की थी तथा इसे एक रणनीतिक खजाना तक कह दिया था। इस तरह के विशेष स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तुएं स्थानिक टेलीपोर्टेशन की योग्यता प्राप्त करने के समान थीं। लिन युआन के सामने यह स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकती थी। यह कहा जा सकता है कि हालांकि स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तुएं जो स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकती थीं, वे आइलैंड व्हेल जितनी कीमती नहीं थीं, फिर भी गुटों के लिए इसकी भूमिका आइलैंड व्हेल से बहुत कम नहीं। यदि कोई गुट स्थानिक टेलीपोर्टेशन की क्षमता प्राप्त कर ले, तो यह गुट के विकास में दूरी के कारण आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज करने के समान होगा। कोई कल्पना कर सकता है कि यह स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु किसी गुट के विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी।
ऐसा स्थानिक स्रोत प्रकार का आइटम जो स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकता था, वह कुछ ऐसा था जिसे लिन युआन अपने वर्तमान आधार के साथ, चाहे कुछ भी हो, प्राप्त नहीं कर सकता था। लिन युआन गाओ परिवार के साथ फ्लोटिंग आइलैंड वेल जैसे रणनीतिक खजाने का आदान प्रदान करने में सक्षम था, क्योंकि गाओ परिवार महान संसाधन खर्च करने के बाद भी इसे नहीं निकाल सका था। चूंकि फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल और आइलैंड व्हेल के क्रिस्टल अंडे अलग अलग थे, इसलिए गांव परिवार ने इस अंडों से न निकले फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल को एक असफल उत्परिवर्तन का उत्पाद मान लिया था। इस तरह का तैरता हुआ द्वीप व्हेल गांव परिवार के लिए एक बेकार चीज थी और इसके बजाय वह उनके कई संसाधनों का उपभोग करेगी। फिर भी लिन युआन ने फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के बदले में 3 कांस्य महाकाव्य फय निकाल लिए थे, जिसे गांव परिवार द्वारा बेकार चीज के रूप में माना गया था। लिन युआन ने जिन कांस्य महाकाव्य व्हेल का आदान प्रदान किया था, उनमें से एक दुर्लभ पीली स्प्रिंग लिली थी, और इस प्रकार वह उसे बेकार फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के साथ आदान प्रदान करने में सफल रहा। यह देखा जा सकता है कि प्रमुख गुट रणनीतिक स्तर के खजानों पर नियंत्रण को कितना महत्व देते थे। लिन युआन जानता था कि अगर चंद्रमा महारानी ने उसे यह स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु नहीं दी होती, जो स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकती थी, तो वह अपने मौजूदा संसाधनों और नींव को देखते हुए ऐसे खजाने के लिए विनिमय नहीं कर सकता था। भले ही वह विनिमय के लिए कई कान से लीजेंड फे को निकाल सकता था, लेकिन परिणाम वही होगा। आखिरकार, चाहे कान से लीजेंड फे कितने भी कीमती क्यों न हो, वे केवल एक आत्मा क्यूई पेशेवर को कान से काल्पनिक नस्ल फे रखने की अनुमति दे सकते थे। हालांकि एक स्थानिक स्रोत प्रकार की वस्तु जो स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकती थी, एक रणनीतिक खजाना थी जो एक गुट को लाभान्वित कर सकती थी और उसे तेजी से विकसित करने की अनुमति दे सकती थी। भले ही लिन युआन इसके बदले में कई कान से लीजेंड फे को खरीद सकता था, फिर भी वह ऐसे फे को बाजार में आसानी से कैसे प्रसारित होने दे सकता था। लिन युआन इस स्रोत प्रकार की वस्तु को सच्चे डेटा के साथ जांच रहा था। ये एक पारदर्शी कांच की गेंद की तरह था, लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ पारदर्शी चीज तैर रही है। इस स्रोत प्रकार की वस्तु को ईथरियल जेलीफिश भी कहा जाता था। इस तरह की स्रोत प्रकार की वस्तु को सिकोड़ने का तरीका पारदर्शी बाहरी आवरण को तोड़ना था। फिर 1 मिनट के भीतर इसे अत्यधिक केंद्रित स्पिरिट क्यू युक्त स्पिरिट द्रव से भर दिया जाता था, जो स्थानिक ऊर्जा के साथ अत्यधिक मिश्रित होता था। अगर वह इसे हर मिनट विशेष स्पिरिट द्रव नहीं खिलाता, तो ईथरियल जेलीफिश मर जाती। जब ईथरियल जेलीफिश एक सामान्य आयन सामान्य परी बन जाती है, तो ठेकेदार के रक्त की एक बड़ी मात्रा ईथरियल जेलीफिश को उत्तेजित करने के लिए गिरा दी जाएगी, जिससे वह अपने शरीर से 3 गैस्ट्रिक थैलियों को बाहर थूक देगी। उस समय कॉन्ट्रैक्टर के रक्त की एक बड़ी मात्रा को उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा, ताकि ईथरियल जेलीफिश को फिर से 3 गैस्ट्रिक थैलियां विकसित करने में मदद मिल सके। उस बिंदु पर इसे सफलतापूर्वक अनुबंधित माना जाएगा। लिन युआन ने ट्रू डेटा के तहत प्रदर्शित ईथरियल जेलीफिश की अनुबंध विधि को देखा और यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि यह वास्तव में एक अजीब विधि थी। उसने कांच के गोले में ईथरियल जेलीफिश को छुआ, जिसे वह नहीं देख पाया कि वह कैसा दिखता है, और वह यह कहे बिना नहीं रह सका। इस ईथरियल जेलीफिश के साथ स्थानिक टेलीपोर्टेशन करना संभव है। फिर मैं स्काई सिटी के नीचे सफेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना को बाबानन्ना को लागू करना शुरू कर सकता हूं। लिन युआन की आंखें चमक उठीं। स्काई सिटी अब से न केवल संसाधन इकट्ठा करने जा रहा था, बल्कि वह अपनी मार्शल फोर्स भी विकसित करने जा रहा था।